भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। ये लोग खुद भी भूखे थे और दूसरे को भी भूखा रखते थे, और केवल इन्होंने अपने राष्ट्र के साथ, अपने जॉब के साथ इन लोगों ने गद्दारी की थी, और आज उसी का सजा पब्लिक ने जब इनको दिया है तो रोते रोते मुंह छुपाते घूम रहे हैं। मेरा दावा है, उठा के पहले देखा जाए कि 300 आवर्स पर वीक का बिजली नहीं ये दे सकते थे। खुद मेरा घर एक हफ्ते दिन में और एक हफ्ते रात में हम लोग रहते थे। ये होता था कि जनरेटर चलाना पड़ेगा एक हफ्ते रात में, एक हफ्ते दिन में। तो यहाँ के लोगों को याद है अब इन्वर्टर की सेल्स कम हो गई है। जैपनीज इन्फ्लुएंजाइटिस आज हम लोगों ने अपने यहाँ से खत्म कर दिया। मदर एंड चाइल्ड की मोर्टेलिटी रेट एशिया में सबसे ज्यादा देवीपाटन मंडल में थी, और गोंडा और बहराइच में जच्चे और बच्चे सबसे ज्यादा मरते थे। आज वो बहुत निम्न स्तर पे पहुंचे हैं। 2012 का इंजीनियरिंग कॉलेज भ्रष्टाचार में इतना ज्यादा बर्बाद हो गया कि अभी तक वो निर्माण उसका चल ही रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोजेक्ट समाप्त हो गया, पर उनका प्रोजेक्ट नहीं समाप्त हुआ, क्योंकि ये इतना इन लोगों ने लूट खसोट इसमें मचाई थी। गोंडा को स्वावलंबी बनाकर 2022 से हम लोग इसको देश की अग्रणी भूमिका में कैसे इस गोंडा को हम लोग इस माटी को पहुंचा सकें, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इसी पे काम करेंगे। यही हम लोग का मिशन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट, और आज हम पहुंचे हैं गोंडा की विधानसभा सीट सदर पर। गोंडा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं प्रतीक भूषण सिंह, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रतीक जी का। प्रतीक जी, स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट पर। धन्यवाद भाई साहब। प्रतीक जी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल है, चूंकि आपका टिकट कंफर्म हो गया भारतीय जनता पार्टी से, तो फर्स्ट रिएक्शन पब्लिक का आपके जाने पर और संपर्क करने पर आपको कैसा मिल रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दूसरी बार मुझ पर भरोसा किया। तो पहली बार तो एक्सपेरिमेंटल था उनके लिए भी, मेरे लिए भी, और यहाँ के पब्लिक के लिए भी, और ये दूसरी बार जब मैं आज पुनः मुझे जब यहाँ पर अवसर दिया गया तो मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। मुझे बहुत प्राउड लगता है कि तो जैसा आपने कांटेक्ट कर रहे हैं लोगों से, तो लोगों का रिएक्शन कैसे मिल रहा है? लोग बहुत खुश हैं, और लोगों को पूर्ववर्ती सरकार के दिए गए वेदना याद हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और यहाँ पर जब हम सब लोग अपने क्षेत्रों में जाते हैं, हम और हमारे गोंडा के बाकी विधायकों का भी फीडबैक यही है कि लोग चाहते हैं कि हम लोग जीत के जाएं। पब्लिक चाहती है कि वो चुनाव लड़ रही है, पब्लिक जानती है इसको, एहसास को। प्रतीक जी, आप 27 साल की उम्र में 2017 में पहली बार एमएलए बने थे, पहली बार विधायक बने थे। तो जो 2017 के चुनाव के बाद, चूंकि 5 साल बीत चुके हैं, प्रतीक भूषण 5 साल और पुराने और वयस्क हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है इन 5 वर्षों में, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे बेस्ट लर्निंग, बेस्ट सीख क्या रही? अभी मेरे पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस और आशीर्वाद बहुत मैटर करता है। और एक्सपीरियंस होने के नाते मैं कह सकता हूं कि जो चेंजेस को करने के लिए हम लोग इस यहाँ पर आए थे, और लोगों ने इतने बड़े संख्या में हम लोग को चुना था, वो निराश नहीं है, वो खुश हैं, एक्साइटेड हैं कि अभी तो फेज 1 में बहुत सारी दिक्कतें आई, कोरोना भी आया, बहुत सारे हम लोग के ऊपर दाग थे, कई दागों को हमने धोला भी है, और लोग फेज 2 के लिए बहुत एक्साइटेड है कि अब आने वाले दिनों में गोंडा के लिए क्या अच्छा होने वाला है, इसके लिए लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे जो हो सकता है काम मेरे द्वारा और पार्टी के द्वारा, वो जनता को बहुत अच्छा लगेगा। आपने कोरोना की बात करी कि आपके विधायकी के कार्यकाल में 2 साल इन लोगों ने कोविड के झेले हैं, और ये 3rd वेव है ड्यूरिंग योर फेस ऑफ लेजिस्लेचर इन गोंडा। तो इन 2 साल के बीतने के कारण आपको क्या लगता है कि विकास के कार्यों पर और गोंडा के विकास को कितना प्रभाव हुआ है? देखिए, मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे देश में एक दिशा निर्देश दिया था कोविड के दौरान, और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो करा था, इन दोनों जन की इच्छा थी कि ये जीवन और जीविका पर असर न पड़े, और जीवन और जीविका पर प्रभावी तरीके से हमारी सरकार ने काम किया है। और आप देख सकते होंगे, अगर आप आंकड़े पढ़ेंगे या फिर पुराने आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, तो गोंडा में बहुत अच्छा कंट्रोल किया गया था, और जो भयावह स्थिति हो सकती थी जिसके लिए लोग कल्पना करते थे, उसको होने से हम लोगों ने बचाया है। और ये एक बड़ा कठिन समय था, पर हम लोगों ने इसको पास किया है। और पब्लिक को भली भांति पता है कि अगर कोई और होता तो इतना बढ़िया मैनेजमेंट कर ना पाता।
प्रतीक जी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो मेरे ख्याल में आता है कि अगर एज एन एमएलए मैं आपसे पूछूं, सरकार आपको फंड देती है, हर एमएलए को फंड देती है विधानसभा में खर्च करने के लिए, एज एन एमएलए प्रतीक भूषण ने अपनी विधायक निधि का कितना इस्तेमाल अपने क्षेत्र के विकास में किया है? विधायक निधि मैंने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। और क्योंकि मेरी जो विधायक निधि है क्रिटिकल गैप के रूप में हम भी सब लोग देखते हैं उसको, कि जहां थोड़ा बहुत आवश्यकता हो वहां हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और विधायक निधि क्योंकि कम ही होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, बड़े प्रोजेक्ट्स को हम लोग नहीं टेकअप करते हैं, तो हम लोगों ने उससे जैसे कहीं ब्यूटिफिकेशन के लिए, कहीं थोड़ा बहुत सहायता देने के लिए, दो एग्जिस्टिंग सरकार के प्रोजेक्ट्स के बीच में कोई गैप हो गया हो तो वहां पर हम लोगों ने उसको दिया है। कोविड के दौरान हमने अस्पतालों में दिया है, इसके अलावा हमने ब्यूटिफिकेशन में खर्च किया है, और कहीं इमरजेंसी फंड के रूप में जरूरत होती है तो हम लोगों ने ऐसा करके पूरी विधायक निधि का 100% अच्छा इस्तेमाल किया है। प्रतीक जी, युवाओं की उम्मीदें आपसे बहुत हैं। जब आप एमएलए चुने गए तो बहुत सारे युवा, नए युवा आपके साथ जुड़े, उन लोगों को उम्मीदें लगी आपसे। और आप मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, आपके पिता बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, राष्ट्रीय स्तर के पॉलिटिशियन हैं, वरिष्ठ सांसद हैं इस मंडल के। तो एक तरफ मैनेजमेंट की पढ़ाई, एक तरफ घर में राजनीतिक शिक्षा, इन दोनों का मेल इस गोंडा क्षेत्र के विकास में एज एन एमएलए आपको कितना यूजफुल रहा है? जैसे मेरे लिए भी ये पहला जॉब था। इसके पहले मैं संघ में विद्यार्थी विस्तारक था, फिर वहां से मुझे यहाँ पर अवसर भेजा गया कि यहाँ पर गोंडा में मेरी जरूरत पड़ सकती है, उनको लगा मेरी आवश्यकता है। और जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मैं जितना कर सकता था मैंने मन लगा के किया है। और मैंने लोगों का दुख भी देखा, मैंने एहसास किया कि जो मुझे दुख है वो जीवन का पार्ट है, पर दूसरे का दुख देखना कि इंसानियत का पार्ट है। और ये इंसानियत के नाते और अपने जॉब के प्रति जो रिस्पेक्ट हो सकती है, एक संसदीय तौर तरीकों में रहकर मैंने जो सर्विस की है, इसके लिए मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। और इस अनुभव को मैं आगे और अच्छी तरीके से अपने राष्ट्र की सेवा में और अपने इस गोंडा जनपद की सेवा में, इस सदर क्षेत्र की सेवा में मैं लगाऊंगा, और ये काम आएगा ये समय अनुभव का। प्रतीक जी, आप मर्म की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं, और एक आपकी फर्स्ट जॉब, आपकी जो विधायकी रही उसकी बात कर रहे हैं। इन्हीं के साथ साथ आप पे एक आरोप लग रहा है, और आपकी विपक्षी आरोप लगाते हैं आप पे कि आप अनअप्रोचेबल हैं, प्रतीक से आसानी से नहीं मिला जा सकता। क्या जवाब देंगे आप इस आरोप? देखिए भाई साहब, जब मैं एमएलए बना तो मुझे ये बताया गया कि 90 डेज का तो आपका विधानसभा का सत्र चलेगा पर ईयर, और फिर और अतिरिक्त लगभग 20-24 के आसपास दिन हम लोग बाकी मिनिस्ट्रीज के साथ, कमेटीज के साथ ये लखनऊ में मीटिंग करते हैं। तो सारे एमएलए समझिए कि 120-130 दिन लखनऊ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। फिर इसके अलावा जितना भी दिन बचा है वो मैंने पूरा अपने गोंडा क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए लगाया, और मैं अवेलेबल हूँ। मैं पीरियोडिकली, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि तहसील पे बैठने वाला, मैं उत्तर प्रदेश का अभी तक का सबसे ज्यादा बैठने वाला विधायक हूँ। मैं तो तहसील दिवस में बैठता था, मेरी फोटोज हैं, मैंने बहुत सारे लोग का वहाँ पे केसेस सीखे हैं, उनके साथ सीखा है, उनका सॉल्व किया है। और मैं पर डे, पर वीक, अब कहीं भी रहूँ, मैं सैटरडे संडे अपने घर पे बैठ के एक ओपन कोर्ट, एक ओपन सेशन टाउन हॉल जैसा करता था, लोगों से मिलता हूँ, मेरा फोन चालू रहता है, और मैं नियम और मैं बहुत डिसिप्लिन में रहता हूँ, टाइमली सोता हूँ, टाइमली उठता हूँ। और अपने इस पूरी दिनचर्या में मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी अपने इस जॉब को दी है। और बात अवेलेबिलिटी की, अनअवेलेबिलिटी की नहीं है, बात यह है कि सोच कैसी है। सोच मेरी है कि मेरे इस जिले का गौरव कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ पर किसानी जैसे एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, इसमें कैसे जान डाली जाए, और बहुत सारे सेक्टर्स जो यहाँ पर उदासीनता देखते थे उसको कैसे चमकाया जाए, उस पर हम लोगों ने काम किया है। और मैं इस पे काम करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, और मैं और मेहनत करूंगा। प्रतीक जी, आप सोच की बात कर रहे हैं, साथ ही लोगों की आमदनी बढ़ाने की, किसानी की, एग्रो बेस्ड बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इन सब कार्यों में गवर्नमेंट पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वो कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, जो धरातल पर पहुंची गोंडा में, और गोंडा के लास्ट इंडिविजुअल को उसका फायदा मिला? गोंडा में 2016 के आखिरी में जब ये आचार संहिता लगने वाली थी, गोंडा जनपद में आखिरी डेथ हुई थी भुखमरी से। गोंडा जनपद में आखिरी दंगा हुआ था 2016 के एंड में, इसी टाइम के पहले आखिरी दंगा हुआ था। यहीं चौक में 200 प्लस दुकानें जलाई गई थी, और हर साल लोग भूख से मरते थे, हर साल लोग दंगों में मरते थे।
लोगों के ऊपर फर्जी उत्पीड़न किया जाता था, मुकदमे किए जाते थे। हमारे यहाँ ट्रेडर्स, औरतें, बच्चियां, नौजवान लड़के, ये सब लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। आज ये परिवर्तन आया है और हम लोग देख सकते हैं कि 2016 के पहले का गोंडा कैसा था, आज 2022 में गोंडा के मुद्दे बदल चुके हैं। पहले लोगों को एक सुरक्षा का एहसास नहीं होता था। पहले यहाँ पर युवा बड़ी संख्या में पलायन करते थे, कृषि से लोग विमुख हो रहे थे। और क्योंकि जैसे आप आंकड़े पढ़िए तो लगभग 1,30,000 परिवारों को गोंडा में कृषि पे उनको बेल आउट पैकेज देना पड़ा। जैसे गोंडा की आबादी हमें लगता है कि ये 40-45 लाख के आसपास है। अभी सेंसस अभी जब रिलीज होगा तो हम देखेंगे कि 40-45 लाख के आसपास है। यानी कि लगभग इन 40-45 लाख की आबादी में 7 लाख फैमिलीज होंगी और 7 लाख फैमिलीज में अगर 1.3 लाख फैमिलीज को अगर बेल आउट की जरूरत है और जबकि 80% यहाँ कृषि प्रधान है, तो व्यथा आप सोच सकते हैं। हम इस हिस्ट्री को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते कि हमारे यहाँ किसानों को बेल आउट पैकेज की जरूरत पड़े, वो चाहे फिर गवर्नमेंट की सब्सिडीज के माध्यम से हो या गवर्नमेंट की बेटर ये जैसे पेमेंट्स हो रही हैं, जैसे क्रय विक्रय केंद्र पे बहुत रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर काम हुआ है। हम चाहते हैं कि जो पुरानी हिस्ट्री थी, जो पुराने दाग थे, उसको हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते और एक अच्छा मापदंड, हम एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं। और इस दिशा पे हमारे योगी आदित्यनाथ जी का जितना बढ़िया पकड़ हुआ है, पिछले 5 साल में 16 बार उस व्यक्ति ने समीक्षा की। बाढ़ हुआ, कोरोना हुआ, ये डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट हुआ, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर उन्होंने हर बार बैठक की और मेरी विधानसभा में वो 14 में से लगभग 11 बार आए हैं। तो प्रिंसिपल साहब की एनालिसिस में प्रतीक कितने पास हुए? देखिए, मेरे कई प्रिंसिपल हैं। एक मेरे फादर हैं, मैं उनको देखता हूं, उनको ऑब्जर्व करता हूं और उनका काफी बार मुझे निर्देश प्राप्त होता है कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। एक हमारे सांसद गोंडा हैं, उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। और फिर जब इन सब से जब कोई चीज छूटती है तो मैं बिल्कुल सीएम साहब से जब भी हम लोग मिलते हैं, कई बार अकेले मिले, कई बार हम लोग यंग ग्रुप ऑफ एमएलए उनसे मिलते हैं, तो बड़ी अच्छी बात करते हैं। जितना टफ हम लोग को ये जॉब लगता था उतना टफ ये है नहीं। सेवा करना बड़ा आसान है, मेहनत करना बहुत आसान है। अभी जैसे इलेक्शन चल रहा है तो मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम लोगों ने 5 साल बहुत अच्छा काम किया और निर्णायक भूमिका में आज हम लोगों ने गोंडा को पहुंचा के दिया है। अच्छा प्रतीक जी, जब आप बता रहे हैं कि आपको आपके पिताजी का भी सपोर्ट मिल रहा है, एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस समय गोंडा विधानसभा में प्रतीक चुनाव लड़ रहे, ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरी माताजी भी मेरे नाम से वोट मांग रही हैं, मेरी वाइफ भी मांग रही हैं, मेरा बेटा भी कहता है, 7 साल का है वो भी मेरे नाम से वोट मांग रहा है, तो मेरे फादर भी मांग रहे हैं और सब लोग का सपोर्ट मिल रहा है। मेरे भाई का सपोर्ट मिल रहा है, मेरे फ्रेंड्स का मिल रहा है, मेरे रिश्तेदारों का मिल रहा है। बहुत सारे लोग जिनकी मैंने हेल्प की है, जिनके मैंने जीवन में परिवर्तन लाया है, वो रात दिन एक किए हुए हैं। तो एक एक आदमी मेरे लिए एसेट है और सब लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता का जो ये परिवार है, वो बहुत मेहनत कर रहा है मेरे लिए। और जो लोग मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, जो मेरी तारीफ कर रहे हैं, बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, मुझे इन सब पर गर्व है। और इन सब की जो एक इच्छा है और मेरे प्रति जो मुझ में देखते होंगे लोग, कोई बेटे के नाते देखता है, कोई दोस्त के नाते देखता है, कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखता है। मैं इनकी आकांक्षा और इच्छाओं को पूर्ण करूंगा और इनकी उम्मीद से अच्छा करने का मेरा टारगेट है। प्रतीक जी, आप युवा हैं और आपके पिताजी ऊर्जावान हैं, कई बार के सांसद रहे हैं, राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। ऐसे में आपको लगता है कि गोंडा विधानसभा की दिशा और दशा युवा किस तरीके से तय करेंगे? आपके जैसे युवा और आप वो युवा जो आपसे प्रभावित होते हैं और साथ ही आपकी विधानसभा के सिटीजन हैं, आपके विधानसभा के रहने वाले। ये मैं अपने सोच से बताऊं कि जैसे मैं सोचता हूं कि एम्बिशन से जरूरी है मिशन। एक मिशन के लिए मैं काम कर रहा हूं और हर नौजवान ऐसे ही मिशन के लिए काम करते, जो काम करते रहते हैं उनको रिस्पांस जरूर मिलता है। तो हम सब लोग एक मिशन के लिए लगे हैं, कोई एम्बिशन नहीं है। इस मिशन में सारे एम्बिशन अपने आप छोटे दिखते हैं और हम लोग राष्ट्र की सेवा करने का हम लोग को अवसर मिला है और ये गर्व की अनुभूति मुझे हर दिन होती है और मैं इस पे काम कर रहा हूं और इस पे और काम करना चाहता हूं। और जितना भी जैसे बहुत सारे नौजवान हैं
इनको अच्छी शिक्षा नीति का अभी फायदा मिल रहा है। अभी अभी गवर्नमेंट लगातार अच्छी शिक्षा नीति पे काम कर रही है, एक बेहतर कृषि नीति पे काम कर रही है। हम लोग टाउन प्लानिंग, टाउन के बेटर अर्बनाइजेशन पे काम कर रहे हैं। जो गांव हैं वो कैसे आदर्श गांव बन सके, ये गोंडा मेरा कैसे स्वावलंबी बन सके। और इस स्वावलंबी बनने में सबसे पहले युवाओं को स्वावलंबी बनना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग अपने पथ पर चल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि लोग ऊर्जावान और उत्साहवर्धी लोगों से प्रेरणा लें और अपना व्यक्तिगत जीवन पर परिवर्तन लाएं, तभी गोंडा और इस प्रदेश और इस देश का कल्याण हो सकता है। प्रतीक जी, आप विकास की बातें करते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं, आप अर्बनाइजेशन की बातें कर रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे स्वामित्व योजना जो ग्रामों के लिए महत्वपूर्ण है, देन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद। तो ऐसी योजनाओं का लाभ क्या गोंडा जनपद को मिल रहा है? देखिए, मोदी जी ने ये जो किसानों के प्रति जो अपनी रुझान को दिखाया है, लोगों ने देखा है कि मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। और जो हमारे यहाँ किसान जो सही में किसान हैं, उनको पता है कि उनके लिए कितने अपॉर्चुनिटी सरकार खोल रही है। और आपने दो योजना के बारे में बात की। एक तो रेवेन्यू से जुड़ा मामला है, मैं उसको बाद में लेता हूँ। अभी जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में गोंडा को ये भुट्टे का काम के लिए मिला है और दलहन के लिए मिला है। आपके श्रावस्ती में वुड क्राफ्ट का है कि जैसे लकड़ी की जाली, लकड़ी के फर्नीचर, वो वहाँ की महत्ता है। ऐसे ही हर जिले को एक प्रोडक्ट मिला, हमारे मंडल को ऐसे कई सारे प्रोडक्ट मिले हैं। और मैं मानता हूं कि हमको ये जो भुट्टे का मिला है, ये क्योंकि भुट्टा असल में फ्यूचर क्रॉप है। इससे सुक्रोज, फ्रक्टोज, पैकेजिंग, इसके छाल से बहुत सारे आइटम्स अभी भविष्य में बना सकते हैं। और इंडिया को और यूपी को कार्बन न्यूट्रल बनाने में और ये जो प्लास्टिक फ्री बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग भविष्य में हमारे इसी ओडीओपी प्रोडक्ट का होने वाला है। और अभी हम बहुत हाई क्वालिटी जैसे दलहन पे हम लोग बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने भी कहा है कि फोर्टिफाइड ग्रेन्स के लिए हम लोग को थोड़ा सा और उत्सुक होना चाहिए। और मोदी जी चाहते हैं कि अगले 25 साल में पंक्ति में बैठा सबसे पीछे आदमी को भी फोर्टिफाइड ग्रेन्स मिले। तो इस आगे की तैयारी में गोंडा की ओडीओपी के ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं। आज कई सौ किसान इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं और इन्हीं किसानों के द्वारा हजारों लोगों की हम लोग उन लोग की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और एक आपने ये जो स्वामित्व योजना का चर्चा किया है, ये रेवेन्यू का एक टॉपिक है। मोदी जी चाहते हैं कि राम मंदिर बने। योगी जी ने भी चाहा, राम मंदिर बना। हम सब चाहते थे राम मंदिर बने। पर राम जी के साथ जो समस्या थी कि उनके भी ओनरशिप का डिस्प्यूट चल रहा था 570 साल से। लाखों लोग बलिदान हो गए। उसी तरह हमारे ग्राम सभाओं में हम देखें कि आबादी का डिस्प्यूट चल रहा है। ग्राम सभा में पुरानी आबादी में लोग लगभग 70-75-100 साल से रह रहे होंगे, पर किसी के भी पास अपने जमीन का अधिकार नहीं है। आज गांव में जब मैं जाता हूं, अभी मैं डोर टू डोर काफी कर रहा हूं, और मैं जब गांव में जाता हूं तो देखता हूं कि जो गांव में जो सबसे कमजोर आदमी है, उसके घर पे जाने का रास्ता नहीं बचा है, उसके घर से पानी निकलने का रास्ता नहीं बचा है, और उसी के अपने परिजनों ने उसका रास्ता समय समय पर दबा रखा है। और आप देखें कि गोंडा में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, ये हमेशा मांग चलती थी कि ये जब भी आबादी के डिस्प्यूट होते हैं तो इसको सिविल कोर्ट नापता है। तहसील के पास पावर ही नहीं है। लेखपाल केवल चेक रोड फ्री कराते थे। लेखपाल केवल बंजर, तालाब, जो धार्मिक जो छोटे छोटे धर्म स्थल हैं, जो इसमें देवस्थान जो दर्ज होते हैं, उन्हीं की रक्षा सुरक्षा करती थी पूरी तहसील। अभी आप देखें कि गांव में अगर कोई, मैं मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं अपने लोगों को कि उन्होंने भी अनुभव किया होगा कि ग्राम सभा में अगर कोई चेक रोड पे व्यवधान कर दे, तुरंत पुलिस आती है, लेखपाल आता है, वो सीरियस हो जाते हैं, इसको पीछे जाइए। पर अगर आपके घर पे अगर कोई आपका पड़ोसी व्यवधान डालता है तो पंचायत होती है, और पंचायत लोग माने ना माने, जो जबर होता है, जो मजबूत होता है, उसी की सुनवाई होती है, और जो कमजोर होता है उसको सब समझवा देते हैं। आज मोदी जी ने इस कमजोर आदमी के लिए स्वामित्व योजना का स्कीम चुना है। और मैं गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं कि गोंडा जनपद में और गोंडा तहसील में खास तौर से हमने 35 ग्राम सभाओं को नपा लिया है, और आने वाले 3-4 महीने के अंदर हम उनको सर्टिफिकेट भी देने का काम करेंगे। आबादी की जो भी आबादी जमीन पर जिसने भी घर बनाया है, उनका हम सर्वे करा रहे हैं, और उनको लेखपाल के माध्यम से
हम लोग इस स्कीम का लाभ देने वाले हैं कि उनके बच्चे अब घर रखाने का ड्यूटी से मुक्त हो सकते हैं। अब वो जाएं पढ़ें, अब वो जाएं आराम से खेती करें, अब उनके घर की सुरक्षा हो सकती, क्योंकि पहली बार आपकी आपके परिवार के सरहद को, आपके घर के सरहद को हम नाप कर आपको ओनरशिप का एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जैसे कि रेगुलेट कर रहे हैं हम लोग, कॉलोनीज को रेगुलेट कर रहे हैं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूरे कार्यकाल में हमारी सीमाओं पर जितना हमने साहस और बल दिखाया है कि वो सुरक्षित हुई हैं, आज उसी ही हिम्मत के साथ हम अपने ग्राम सभाओं में अपने लोकल लोगों की हम लोग उनके परिवार की भी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। स्वामित्व योजना के सर्टिफिकेट से वो एम्पावर्ड होंगे कि उनके चाहे वो 10 साल के लिए बाहर चले जाएं, जब भी वापस आएंगे उनके घर को सुरक्षित, उनका सरहद सुरक्षित रहेगा, उस पर कोई और कब्जा नहीं कर पाता। आज हमारे यहाँ गांव में ये छोटे मोटे जैसे गांव में जो बहुत गरीब जगह जहाँ भी है, बहुत सारी जगह लोगों ने गाय पालकर, खूंटे लगाकर, ये पगडंडियों के किनारे किनारे ये पैरा रखकर, घूर रखकर, ये जो हैरो, कल्टीवेटर, बहुत सारे कृषि इक्विपमेंट रखकर अपनी बाउंड्री बनाई है। और इस पे हमेशा डिस्प्यूट रहा है। मेरे अपने गांव के भी आसपास मैं देखता हूं और मैं यहाँ भी देखता हूं, पर मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, योगी जी पर, कि उन लोगों ने ये फैसला किया है कि 75 साल अभी तक देश आजाद हुआ और सबसे बड़ा टॉपिक एड्रेस होने को है भाई साहब। जैसे सड़क गांव के लिए पास हुई, कैसे भी करके गांव पहुंच ही जा रही है। आज हमारे यहाँ सड़क, बिजली, पानी कैसे कैसे कर मैक्सिमम जगह पहुंच रही है, पहुंच गई है, गुणवत्ता भी अच्छी है। पर सरकार का ये प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है, ये पब्लिक को भी अभी तक पता नहीं था कि उनके वेलफेयर के लिए कितना काम हो रहा है। और इसमें गोंडा जिले की सारी तहसीलें बहुत तेज काम कर रही हैं। और आने वाले 2 महीने के अंदर जब हम सर्टिफिकेट देना शुरू करेंगे, इमिलिया मिश्र है, इमरती बिसेन है, ई से कई गांव लिए गए हैं उसमें, और इन सब में सर्टिफिकेट देना शुरू करेंगे। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि गांव में और शहरों में जो रेवेन्यू से जुड़े झगड़े होते थे, जो कि 90% ऑफ द वॉल्यूम थे क्रिमिनल, जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते थे, 90% उसका वॉल्यूम केवल रेवेन्यू ओरिएंटेड होता था। जर जोरू जमीन के लिए इतिहास में झगड़े हुए हैं। पर अभी ये 90% वॉल्यूम हमारे तहसील पे, सिविल कोर्ट्स पे लोड था। सब लोग दीवानी के चक्कर में दीवानी कर दिए हैं, डिग्री हो गई, इसी में सारी बहसें घूमती थी। हम इस बहस को आने वाले कुछ महीनों में समाप्त कर जनता के चरणों में इस फैसले को रखते हैं और इससे उनके जीवन में परिवर्तन होना है। इसके लिए मैं बहुत संतुष्ट हूं अपने सरकार से। ना, इसका एक और फायदा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये है कि कल को, आज की तारीख में, अगर आपके पास आबादी की जमीन है, आप उसका बैंक से लोन नहीं ले सकते क्योंकि उस जमीन के रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं है। लेकिन स्वामित्व योजना के कारण एक बार वो उसकी ओनरशिप, उसका स्वामित्व जब आपके पास आ जाता है, जैसा कि प्रतीक जी ने कहा कि 2 महीनों में ये कार्य समाप्त हो जाएगा गोंडा में, तो गोंडा के लोग उस जमीन पर जिसका स्वामित्व उन्हें मिल जाएगा, उस पे लोन भी उठा सकते हैं। बैंकों से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन जैसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और अपने भावी पीढ़ी को वसीयत में भी कर सकते हैं। अभी तो आबादी केवल वही लेगा जिसके पास बल है। अब आबादी आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसपे आप 50 साल से रह रहे हैं, उसके ओनर गवर्नमेंट है, हम नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार हमारे पब्लिक पर एहसान करती थी कि हमने 8-10 लोगों को पट्टा दे दिया है, 8 लोगों को कृषि भूमि दे दी है। ये एहसान करना बंद करें सरकारें। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की तरह काम करना अगर चाहती तो ये सब टॉपिक 70 साल पहले एड्रेस करती। आबादी कम थी, लेखपाल तब भी इतने ही थे, हल्के इतने ही बने थे, तहसीलें इतनी बनी थी, पर ये काम न पाने का हो नहीं रहा था। आज हैदराबाद से कंपनी लगाकर, सर्वे कराकर ये काम किया है और हम इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस बना चुके हैं। इससे आने वाली पीढ़ी को रखवाली करने की ड्यूटी से फ्रीडम मिलेगी और वो जाकर अपने काम पे ध्यान दें। आज जैसे कोई फैमिली अगर लुधियाना चली गई तो अपने वाइफ को यहाँ छोड़ देता है वो आदमी, कि वो यहाँ पर सुरक्षा करेगी। हम लोग गांव जाके देखते हैं कि लोग बताते हैं कि हमारे पिताजी को गांव से बहुत लगाव है, वो गांव नहीं छोड़ना चाहते। असल में मामला ये है कि वो जमीन की रक्षा के चक्कर में बेचारा वो बाहर जाकर इलाज भी नहीं करा पा रहा है, या वो अपने गांव से निकलकर एक दिन अस्पताल भी नहीं जा पाता, क्योंकि उसको पता है कि भले हम कितना बीमार है, जब घर पे 2-4 लोग आ जाए तब हम छोड़ के जाएंगे। तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को हम खत्म करने जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा भविष्य के लिए गोंडा वालों के लिए काम होने जा रहा है। अपने दर्शकों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे गोंडा पोस्ट के पेज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम प्रतीक जी से लेते हैं दूसरा सवाल। अब बहुत माइक्रो लेवल पे आते हैं प्रतीक जी। हम गोंडा की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। गोंडा में अगर मैं
ऑथोराइज्ड कॉलोनीज की बात करूं तो आवास विकास की एक कॉलोनी है, और मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई सरकारी या गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा डेवलप्ड कोई और कॉलोनी नहीं है। अधिकतर कॉलोनियां यहाँ पर फ्री होल्ड है, प्राइवेट कॉलोनाइजर्स द्वारा बनाई गई हैं, जहां पे पानी, पाइप्ड वाटर सप्लाई, सड़क, सीवर और खड़ंजों की समस्या, सड़कों की समस्या बहुत ज्यादा है। ऐसी समस्याओं का सोल्यूशन 5 सालों में निकला, और अगर नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला? इन सब सॉल्यूशन का आप भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखिए कि हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम लोग अपने इस नगर का विस्तार कर रहे हैं। आज 153 वर्ष बाद पहली बार ये इस धरती से आवाज उठी कि शहर को बढ़ाया जाए। शहर आज 153 साल बाद 27 गांव को ऐड कर रहा है और एक बड़े शहर के रूप में हमारा कुछ दिन में आपको स्वरूप दिखेगा। अब इस बढ़ी हुई आबादी का जो रिक्वायरमेंट है, जैसे नाली, पानी, सड़क, बिजली, पानी, हम लोगों ने इसके लिए ये समझा है कि जहां रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी वहां लोग पावर्स का मिसयूज करेंगे। जैसे हमारे जहां पर मेरा ऑफिस है, मेरा घर है यहाँ पे, उसके पीछे वो विष्णुपुरी कॉलोनी कहते हैं, सामने शिवपुरी कॉलोनी है, बगल में राधा कुंड है। बहुत इन कॉलोनीज में आज गाड़ी अंदर जाने की जगह नहीं बची है, और कुछ दिन और ऐसा हो गया है कि लोग एहसान कर रहे हैं जगह छोड़ के। तो हम लोगों ने रियलाइज किया कि अभी रैपिड अर्बनाइजेशन में अगर हम लोगों ने ये रेगुलेटरी बॉडी को पहले ना लाया तो जो प्रॉब्लम्स ये सबसे जो हमारे शहर में जो सबसे पहले कॉलोनियां बसी हैं पब्लिक के द्वारा, उनमें ये दिक्कत आई। और सरकार ने जहां आवास विकास जैसी प्लान टाउनशिप को किया वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राइवेट रियल एस्टेट जो ओनर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं। हम लोगों ने भविष्य में ये टारगेट लिया है कि इस पूरे गोंडा नगर में हम लगभग 100 RWA बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। हम 200 घर का एक RWA बनाने का हमने एक आउटलाइन ड्रॉ किया है, और राधा कुंड में अभी 2 बन चुके हैं, विष्णुपुरी में भी अभी इसमें बात कर रहा था मैं, तो 2 बन चुके हैं। अच्छा प्रतीक, इससे पहले कि आप अपने बताएं कि आप RWS में क्या कर रहे हैं, मैं आपको जनता को एक आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा। जरा जनता को बताइए कि RWA का फायदा क्या होता है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, एक लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, जिसमें जैसे एक आदर्श RWA की हम कल्पना बताएं कि 200 घर मान लीजिए अगर आपके पास हो, और अगर 200 घर 20 रुपए 25 रुपए पर घर पर मंथ अगर देने लग जाए, तो एक बंदूकधारी सिक्योरिटी गार्ड, एक रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर को एक कुत्ता लेके, मतलब अच्छी सिक्योरिटी की व्यवस्था जो आप देखते हैं बड़े शहरों में लाठी पटकते हैं, यहाँ पर तो केवल डायल 100 के, ये डायल 112 के भरोसे है कि वो हूटर बजाते निकलते लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। पर वो RWA जो लोगों को एक कर चुके हैं और ये कंसेंसस बिल्ड कर चुके हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं, तो वो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर कर सकते हैं जो एक आदमी नहीं कर सकता। आप कॉलोनी पूरी करने लगे तो उसके पास एक पैसे का वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे सफाई में हमारे शहर को सीवर लाइन की जरूरत है, यस आई एग्री, और वी आर वर्किंग ऑन इट। हम लोग बहुत जल्दी उसको 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर यहाँ ले आ रहे हैं हमको, क्योंकि प्रोजेक्ट पाइपलाइन में दिख चुका है। पर मुझे पता है कि मेरे यहाँ पर जो मुझे आपके दर्शक सुन रहे होंगे, उनसे भी पूछा जाए कि भाई साहब आपके घर का कूड़ा कहाँ फेंका जाता है, तो बताएंगे कि हमारी मम्मी या हमारे घर के कोई सज्जन कूड़ा घर से निकालते हैं और सड़क के सामने जाके रख देते हैं। अब फिर वो कोई उठाए या फिर गाड़ियों के द्वारा वो आपके गाड़ियों से, या फिर जैसे कोई धक्का उक्का लग जाए वो नालियों में गिर जाए, वो किसी का कंसर्न नहीं होता। आज RWA अगर बन गया तो अन्य 15-20 रुपए लगा देने से प्रति घर में महीने में डोर टू डोर कलेक्शन के लिए पैसा जुट सकता है कि हम गीला और सूखा कचरा इकट्ठा कर सकते हैं, और एक सर्टेन पॉपुलेशन से दूर जहां पर हम लोगों ने एक एरिया चयनित किया है वहां पर ले जाके रख सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में 2-4 किलो 10 किलो कूड़ा ले जाके घर के बाहर से 3 किलोमीटर दूर ले जाके रखना, एक कोरी कल्पना है जो संभव नहीं है। मैं खुद अपने यहाँ देखता हूँ, पर मैंने देखा है कि विदेशों में कूड़े वाली गाड़ी आती है, अगर वो नहीं आती है तो लोग 7-8 किलोमीटर कूड़े वाले उसको ऑर्गेनाइजेशन को देने जाते हैं। ये दबाव और ये सुविधा यहाँ पर आने के लिए हम लोग को एक चीप एंड बेस्ट अल्टरनेटिव RWA का लगा, क्योंकि नगर पालिकाओं के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतना मैन पावर यूज कर सके। और जहां पर अभी नगर पालिका के क्षेत्र में भी जो सफाई कर्मचारी और जो सफाई के लिए व्यवस्था है वो मेरे हिसाब से अभी पर्याप्त नहीं है। जब तक हम RWA बनाकर
अपने हाथों में व्यवस्था नहीं लेंगे, एक ये हर कॉलोनी को एम्पावर नहीं करेंगे, तब तक हम इसको एक प्रॉपर जैसे एडवांस सिटी के रूप में, अर्बन टाउन के रूप में हम इसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। केवल सरकार के भरोसे बैठने से ये व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती, लोगों को अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हम 3 पे हैं, हम 97 और बनाएंगे और विद इन एन ईयर बनाएंगे। ये हमारा भविष्य के मैनिफेस्टो का पार्ट है और इलेक्शन की अपॉर्चुनिटी लेकर हम डोर टू डोर जाकर बहुत सारे लोगों से बात कर इस एसोसिएशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन जहां भी ये एसोसिएशन वर्किंग होगा, वहां पर आप कल्पना करें कि जैसे कोई लाइनमैन अगर काम गड़बड़ कर रहा है तो एक इंडिविजुअल आदमी की शिकायत और एक कॉलोनी की शिकायत का कितना अंतर पड़ता है। वहां पर सरकार के कोई भी आदमी या फिर कोई अराजक तत्व का अगर बदमाशी होता है तो अगर कॉलोनी वाले अगर झंडा गाड़ते हैं तो उसका एक अलग मैसेज है, उसका एक अलग ताकत है। तो लोगों की ताकत को, जैसे कहते हैं कलयुग में संगठन ही शक्ति है, तो हम लोग इस कलयुग में संगठन को शक्ति बनाकर, जैसे कि शक्ति दे दी जाए किसी संगठन को। और एक जैसे ये मोदी जी चाहते थे कि आरडब्ल्यूए पे और पावरफुल बने, जैसे विष्णुपुरी में एक आरडब्ल्यूए बनी है विमेन ओनली, कि विमेन उसमें पूरे फेडरेशन में, पूरे एसोसिएशन में औरतों का ही वो एक एसोसिएशन है। और हम लोग इनसे इंटरेक्शन रखे कि आपके कॉलोनीज की क्या जरूरत है। तो हम लोगों ने ये आरडब्ल्यूए में ये भी प्रपोजल दिया है कि जो उनका संविधान बने उसमें डीएम, एसपी, हल्के के दरोगा और एक जनप्रतिनिधि में नगर पालिका का अध्यक्ष, विधायक, ये भी पदेन मेंबर होंगे। जो भी पद पे होगा वो इनका मेंबर होगा और इन कमेटी का सदस्य होगा। हम ऐसे 100 कमिटीज का हम गठन कर रहे हैं और यही हमारा भविष्य का टारगेट है कि लोग स्वयं जिम्मेदारी लेंगे और आदमी खुद कर्म कर अपने गोंडा को सुंदर और व्यवस्थित बनाएगा। कोई टाइमलाइन कि ये 100 कमेटियां कब तक तैयार होंगी? चुनाव आने की वजह से जैसे इतना सारे लोगों से हम लोग का इंटरेक्शन हुआ तो इस अपॉर्चुनिटी को ही हमने लिया। आज हम आपके माइक मंच से भी ये अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं कि अपने यहाँ आरडब्ल्यूए से जुड़ें और विद इन ईयर हम इस पे बहुत बेहतर रिस्पांस देने वाले हैं। अच्छा, दूसरा मेरा एक बड़ा सवाल है जो गोंडा के लोगों का, आम लोगों का भी एक सवाल होता है कि गोंडा के पर्यटन स्थल, गोंडा में घूमने की, एंटरटेनमेंट की सुविधाएं, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जो आपको अगर मॉल मल्टीप्लेक्स में घूमना है तो आपको या तो गोरखपुर जाना पड़ेगा या लखनऊ जाना पड़ेगा। ऐसी एंटरटेनमेंट की सुविधाएं आपको क्या लगता है कि भविष्य में गोंडा के लोग देख पाएंगे? लोगों को जानना चाहिए कि अभी तक ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं आई। आपको पता होना चाहिए कि आज जो गोंडा में व्यवस्था हुई है कि पहली बार हम लोगों ने नेशनल फ्रेंचाइजीज और इंटरनेशनल ब्रांड्स का आना देखा है। ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इनको पता है दिल्ली जब जो मेट्रो सिटीज के जो ओनर्स हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस हाउसेज हैं, इनको अभी तक यही पता था कि गोंडा सुरक्षित नहीं था इन लोग के इन्वेस्टमेंट के लिए। और जब लोगों ने देखा कि इनका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है तो आज मल्टीनेशनल और नेशनल स्तर के ब्रांड्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। आज बीते 5 साल पहले गोंडा नगर में केवल इक्का या दुक्का सुपरमार्केट थे, आज की डेट में 12 से अधिक सुपरमार्केट हैं। मॉल्स नहीं थे क्योंकि उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जिस पार्टी को करना चाहिए वो पार्टी यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती थी। आज जैसे बड़े बड़े मॉल्स या सिनेप्लेक्सेस हैं, ये 5 साल पहले कल्पना थी। और अभी मैं खुद, जैसे मैं पिक्चर का शौकीन हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि मुझे पिक्चर देखना है तो मुझे खुद लखनऊ जाना पड़ता है कि लखनऊ गए कभी किसी काम से तो लाई रात में पिक्चर देख लिया। मैं ये मजा यहाँ पर भी लेना चाहता हूँ, पर लोग ब्रांड्स आने के तैयार नहीं थे, लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ तैयार नहीं थे। लोगों के पास एक सही जगह नहीं मिलती थी उनको कि किस जगह बनाए और कैसे उसका सुरक्षा किया जाए। आज बिजनेस हाउसेस को लगता है उनका बिजनेस यहाँ गोंडा में सुरक्षित हो सकता है और यहाँ पर मॉल्स, पार्क्स, इन सब पर इन्वेस्टमेंट सरकार भी भेज रही है, इन लोग की जगह बना रही है ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। और आने वाले 5 सालों में गोंडा में ये एंटरटेनमेंट सेक्टर की, अच्छे रेस्टोरेंट्स की, अच्छे होटल्स की भरमार लगने वाली, क्योंकि लोगों को अब यहाँ पर एक सुरक्षा का एहसास होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सुरक्षित है और उनके प्रॉफिट्स यहाँ पर आके बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी एक वॉइड है कि यहाँ पर कोई सिनेमा हॉल एक अभी बना पीछे, अभी यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी में कई सिनेमा हॉल्स की जरूरत है। कई, जैसे अभी हम लोग के छोटे बच्चे हैं, 8-10 साल के बच्चे हैं, इनको चिल्ड्रन पार्क नहीं है जहां पर जैसे बड़े बड़े मॉल्स में, जैसे नोएडा ओडम देखी तो 1 घंटे पे बच्चे 100 रुपए 50 रुपए देकर घूम सकते हैं। हम लोग भी ले जाते हैं अपने बच्चों को, वो चाइल्ड उसमें छोड़ते हैं। तो ऐसा यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर जो यंग पेरेंट्स हैं मेरी तरह, उनको अपने बच्चों को बाहर ले जाके व्यवस्था देनी पड़ती है। तो बीइंग अ यंग पेरेंट, मैं खुद इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहता हूँ कि मेरा भी बेबी यहाँ पर, बच्चा मेरा यहाँ पर भी, उसको मैं कहीं भेज सकूँ कि जाओ भाई 2-2.5 घंटा मनोरंजन करके आओ और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे
और ये पता हो कि मेरे बच्चे को और बाकी सबके जो यंग पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को वहां पर मनोरंजन मिलेगा और हमको पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने काम पे ध्यान देने का मौका मिलेगा। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं और मैं इसके लिए पर्सनली बहुत तेज लगा हूँ और मेरी बहुत सारे इन्वेस्टर से बात हुई है और लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू किया है। आने वाले 1-2 सालों में इसकी कमी नहीं होगी गोंडा में। प्रतीक जी, 2017 में स्वच्छ सर्वेक्षण आया था। स्वच्छ सर्वेक्षण में गोंडा की रैंकिंग सबसे अंतिम पायदान में थी। गोंडा के निवासी होने के कारण हम जैसे लोग पहली बार गोंडा किसी रैंकिंग में एक छोर वाले पायदान पे था, लेकिन वो अंतिम पायदान में था। दुख होता है कि अपना शहर सबसे गंदे शहरों में गिना जाता है। उसके बाद 5 सालों में क्या गोंडा शहर की सूरत बदली? क्या गोंडा की तस्वीर बदली? क्या वो गंदगी गोंडा से निकल के बाहर जा पाई? देखिए, गोंडा की इस भूमि को आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले क्रांतिकारियों की भूमि कही जाती थी। देवीपाटन मंडल का ये हिस्सा घाघरा नदी से ऐसे अलग था, पीछे से नेपाल की पहाड़ों की सुरक्षा ऐसे थी मानो कि ये कोई किला है। यहाँ पर आज से 150 साल पहले, लगभग 100 साल पहले तक जो यहाँ की कृषि होती थी पूरे इंडिया में सबसे टॉप पे थी। फिर लोगों ने ध्यान इस पे देना छोड़ा, सरकारों ने छोड़ा और यहाँ पर ऐसा माहौल हो गया कि जो भी अधिकारी पीछे सरकारों में गोंडा भेजा जाता था वो सजा काटने के लिए भेजा जाता था। अगर जैसे कोई कोरियर कंपनी या कोई छोटी मोटी कंपनी है, उसके अधिकारी को अगर गोंडा भेज दिया जाए किसी प्राइवेट फर्म को, तो उसके घर वाले उसको ये कहते थे कि मैं फैमिली लेकर नहीं आ सकता। और लोग अपने बहुत सारे पुलिस वाले भी आप पीछे देखें तो पुलिस वाले, हेल्थ वर्कर्स, ये सब अपनी फैमिली को लखनऊ रखते थे। अगर वो मेरी बात सुन रहे होंगे तो इस बात को सुन के हंसते होंगे। और लखनऊ रखते थे क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत सारी कमी दिखती थी। जैसे आप आज अगर अखबार खोलें, आप अखबार में देखें कि जहां आप रह रहे हैं वहां से 6 किलोमीटर दूर मर्डर हो गया, तब तो आपको अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का डर लग जाए। आप सोचिए कि टूरिस्ट आए और गोंडा में ये गोंडा का अखबार खोलें कि आज मैं देखूं क्या कह रहा है, तो देखा कि यहाँ मर्डर हुआ, वहां लूट हुई, वहां पर बलात्कार हो गया। इन घटनाओं की वजह से गोंडा में टैलेंट की कमी थी, ब्रेन ड्रेन हो रहा था। जो भी समझदार हो रहा था वो यहाँ से भागना चाहता था और यहाँ पर सजा काटने के लिए, काला पानी के लिए लोगों को भेजा जाता था। यही हुआ कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जिसके हाथ में था 2016-17 के पहले, चाहे वो सरकार से जुड़े लोग हों, चाहे वो गवर्नमेंट से जुड़े लोग हों, चाहे प्राइवेट फर्म्स थी, इन लोगों ने एक उदासीनता को बढ़ावा दिया। और हमारे नगर में जब सर्वे हुआ तो ये इंडिया में सबसे पीछे था। मैं जब विधायक बना तो मुझे ये सर्वे बहुत चोट पहुंचा। इस सर्वे ने हम लोगों ने यहाँ पे स्कूलों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ, हॉस्पिटल के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग्स की कि हमको ये दाग बदलना है। नगर पालिका का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जुगाड़ से अपना सत्ता यहाँ पर नगर में बना ली थी, पर खैर जो शीर्ष नेतृत्व है उनका वो इसकी तरह नहीं है। वो भी गोंडा के लोगों से साथ मिलकर, हम लोग के साथ सामंजस्य बनाकर नगर पालिका गोंडा ने अच्छा काम किया। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ, हम पीछे थे, पर अभी में मुझे गर्व का अनुभूति होता है कि अब यूपी की हम लोग 3rd बेस्ट इस स्वच्छता के मामले में है। और अभी इकोनॉमी देखी जाए तो हमारी वन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और ये सब टॉपिक्स पहले नहीं होते थे। पहले कोई स्वच्छता के बारे में, पीस के बारे में कि कितना शांति हो, लोगों में सद्भाव हो, आपस में लोग प्यार करें, लोग कॉमर्स के बारे में बात करें, बिजनेस के बारे में बात करें, एग्रीकल्चर के बारे में बात करें। पहले लोग जाति वर्णों में और महिला और पुरुष तक में बढ़ जा रहे थे। बड़े उम्र के लोगों में और यंगस्टर्स में बंटवारा था, बहुत बड़ी खाई थी, ट्रस्ट इश्यूज थे। अब नगर हमारा सुरक्षित है, नगर हमारा स्वच्छ है और नगर हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कम से कम मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि देवीपाटन मंडल, जिसमें 5 जिले आते हैं, इनकी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इन सबसे सुंदर मेरा नगर है। इनमें कोई पैमाना ऐसा नहीं हो सकता जिसमें हम इनसे बेहतर नहीं है। मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में हम पूर्वांचल टॉप करेंगे और आने वाले दिनों में यूपी की टॉप इकोनॉमीज में, यूपी के सबसे सुंदर शहरों में और एक क्राइम फ्री और गुड एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में मैं अपने इस नगर को मैं देखता हूं। और यही मेरा मिशन है कि जहां से मैं आता हूं उसको मैं अच्छा करूं, क्योंकि इतना ही मेरा इस राष्ट्र के प्रति जो मेरा प्रेम है, समर्पण है, वो मैं इसी को साफ करके, इसी को व्यवस्थित करके बना सकता हूं। और इसमें मुझे हजारों लोगों का साथ मिला।
बहुत सारे लोगों ने जाने और अनजाने में अप्रत्याशित मदद किया है कि ये इस जगह का छवि सुधरे। पहले जो गुंडई होती थी, पहले जो गंदगी होती थी, आज उस पर पब्लिक ने अंकुश लगाया है। हम लोगों ने कितना ही कहा होगा लोगों से, पर लोग जागरूक हुए हैं। अब लोगों को परिवर्तन चाहिए और लोगों ने कि जो परिवर्तन की इस पटरी पर अपना पैर रख दिया, अब इससे पीछे नहीं जाना चाहते लोग। अब लोग स्मार्ट सिटी की बात करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये अंडरग्राउंड वायरिंग हो जाए, नालियां हर तरफ नालियां हो जाए, हर तरफ सड़क हो जाए, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बहुत कामयाब हो जाएं। अब लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब ये बंटवारा और विभाजन करके अभी चीप मानसिकता वाली पॉलिटिक्स अब गोंडा में हम लोग नहीं होने देंगे। आपने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का क्लेम किया, साथ ही आपने अपना फोकस एग्री बेस्ड बिजनेस पे बताया गोंडा में। इन दोनों ही क्लेम्स में कुछ समस्याएं हैं, कुछ व्यवधान है, जैसे कि आवारा पशु एग्री बेस्ड बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को 5 साल में कैसे टैकल किया गया कि ये समस्या आज भी वैसी की बरकरार है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहले समस्या तब आई जब हमने इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद कराया और पब्लिक को पता है कि उनकी इच्छा थी कि इलीगल स्लॉटर हाउसेस ना बंद हो। आज आपने देखा हो कि ये जो बहुत सारे पशु घूम रहे हैं, पर ये हमारी सरकार है जिसने स्लॉटर हाउसेस तो बंद कराए, पर इनको लाखों की संख्या में कंटेन करने के लिए हम लोगों ने गौशाला बनाई। शुरू में मैं भी इससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहता था कि ये बहुत स्टेट के ऊपर एक्सपेंडिचर है, पर जब आप रियलाइज करें कि आज दूध का इस्तेमाल हमारे यहाँ न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दूध का इस्तेमाल वो कोई कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने में नहीं करते, वो गाय इसलिए पालते हैं क्योंकि उनके बच्चे दूध पीते हैं, वो चाय पीते हैं, खोआ दही बनाते हैं। और अभी न्यूट्रिशन का ये सोर्स कम से कम अभी 15-20 साल तक अभी प्राइमरीली हमारे सोसाइटी में अभी ये इसको कंसिडर किया जाएगा और लोगों को इससे बहुत फायदा होता है। पर सरकार की जिम्मेदारी ये हुई कि जो पब्लिक के चीप सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, उसका बस एक ही एंड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है कि आवारा जो पशु रहते हैं ये निराश्रित है, इनको लोग छोड़ देते हैं। इनको जैसे जब इनका टाइम खत्म हो गया, जब ये बुजुर्ग हो गए, जब ये पशु, तो इनको छोड़ दिया जाता है। और सरकार ने कहा कि हाँ भाई, हमारे बच्चों को जरूरत पड़ती है इसके अलावा अभी हमारे पास कोई अल्टरनेटिव है नहीं। अभी हमारे यहाँ डेयरीज का कल्चर उतना फैला नहीं और वो भी बहुत महंगे सौदे हैं। खुद पाल लेना एक सस्ता सौदा है, लोग उससे स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं। तो स्वावलंबी का पहचान है ग्रामीण में ये पशु, और सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रही कि हाँ भाई, आप अपने बच्चों को दूध पिलाइए। आपका जब पशु बूढ़ा हो जाए तो हम उसको गौशाला में ले जाएं। हम लोगों ने लाखों की संख्या में पशुओं को गौशाला पहुंचाया है और भविष्य में हम हर न्याय पंचायत पे बड़ी गौशाला बना रहे हैं। और इन आवारा पशु को हम तब तक कंटेन करेंगे जब तक बच्चे इससे हमारा दूध पीते रहेंगे, तब तक हम इन आवारा पशुओं को कंटेन करेंगे। और भविष्य में ये आवारा पशु सड़कों पे देखने को नहीं मिलेंगे। अब मैं तो समाजवादी पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं कि हमने तो भाई आवारा पशु पर ये इनको कटने पर रोक लगाया है, इसलिए हमारे पास ये सलूशन एक हमको करना पड़ा। इस दिशा में हम लोग को बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट और समस्या देखना पड़ा, ठीक है। क्या समाजवादी पार्टी के लोग इनको कटवा कर इसके समस्या का हल ढूंढेंगे? ये हिंदू सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी। ये जो प्लूरलिस्ट सोसाइटी है अलाउ नहीं करती है। ये चाहती है कि हम इसकी पूजा भी करें, हम इसका इस्तेमाल भी करें और कोई इसको ले जाए वो उसका सेवा भी कर ले। तो ये योगी जी की सरकार कर रही है। या दूसरा, क्या समाजवादी पार्टी दूध पीने पे बैन लगा देंगे कि आप दूध है ना पियो, आप गाय ही ना पालो, अगर पालोगे नहीं तो खेदोगे नहीं? मेरा 2 सवाल है, क्या वो कटवाने के लिए, क्या वो गौकसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि सोसाइटी को फिर से मजबूर होना चाहिए कि आवारा पशु को ये खेतों से हटाने के लिए क्या वो गौकसी का साथ लेंगे? या आवारा पशुओं को खेतों से हटाने के लिए वो पशुपालन पर बैन लगाना चाहते हैं? बहुत सारे कारण हैं कि पशुपालन पर हमको निर्भर होना पड़ रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रिशन का इसका जो सोर्स। पर समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी जो ये बखेड़ा खड़ा कर रही है, इनके पास सॉल्यूशन नहीं है, इनके पास विजन नहीं है। आज उनकी सरकारों में लोग भुखमरी से मर रहे थे, उन्होंने तब इसका उपाय नहीं देखा। आज इलीगल स्लॉटर हाउसेस का पैसा हमारे यहाँ इकोनॉमी में कितने गंदी तरीके से लग रहा था और यही इलीगल स्लॉटर हाउसेस गली गली में चल रहे थे। लोग अपना नाक मुंह सिकोड़ के वहां से निकलते थे, कोई कुछ बोल नहीं सकता था। अराजक तत्वों में कमी आई है जब से ये इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद हुए हैं। आज लोग न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी सोसाइटी, आप गांव में आज से 5 साल पहले आप देखते तो कई संगठन थे बहुत अच्छे अच्छे हैं अभी, उन लोगों ने लिखा कि कट्टी गाय करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। हमने बंद कर दिया, हमने बंद कर दिए, कटने से रोका। मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है, गर्व लगता है कि हाँ, हमारी सरकार ने इस प्रॉब्लम को हेड ऑन टैकल किया।
कि हम नहीं कटने देंगे, इलीगल नहीं कटने देंगे। और इलीगल कटते ही इतने सारे लोग आ गए। समाजवादी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा गौ किसी में स्लॉटर हाउसेस चलाते थे, चाहे मनकापुर हो। आप देखिएगा, आप पुराने पेपर्स पढ़िए, मनकापुर में इलीगल स्लॉटर हाउस बहुत बड़े पैमाने चलता था, गोंडा में चलता था, करनेलगंज में चलता था, कटरा में चलता था, महनौन में चलता था। आज ये सब के सब बंद हुए हैं और ये लोग चाहते हैं कि फिर से चालू हो। इसलिए इन लोगों ने अपने नेताओं के ऊपर दबाव बनाया है कि ये इलीगल स्लॉटर हाउस चालू करे। पर मैं उन अराजक तत्वों को कहना चाहता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, ये पब्लिक की भावनाओं से आपको कमाने नहीं देगी। हम इसका इंतजाम गौशालाओं के थ्रू करेंगे। मैंने विधानसभा में भी अपनी इस बात को रखा है कि हम लोग और इसको कंटेन करना चाहते हैं। हमारी सरकार, और अब कुछ दिन पहले योगी जी ने इस पर बहुत दो टूक बताया है कि उनका भविष्य में उन्होंने बताया कि 5 लाख से अधिक मवेशी हम लोग रखे हैं, तो 2-2.5 लाख और रख लेंगे। और भविष्य में इनको सड़कों पर घूमने के लिए हमने अभी 7 कैटल कैचर्स परचेज किए हैं। हम लोग परचेज करके शिफ्ट कर रहे हैं। पशु को पहले आंख में टोबैको डालकर उठाकर ये लोग काटने वाले ले जाते थे, वो अत्याचार अब हम नहीं होने दे सकते। जिसने हमारे बच्चों को दूध पिलाया है उसको कोई काट ले केवल अपने ब्लैक मनी और प्रॉफिट के लिए। ये समाजवादी पार्टियों के साथ इन लोगों का ये जो इलीगल स्लॉटर हाउसेस के ओनर्स का समर्थन है, यही सर चढ़ के बोल रहा है। मैं बिल्कुल इसकी निंदा करता हूं और मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। और भविष्य में हम और गौशाला बनाकर इस प्रॉब्लम को हम एड्रेस करेंगे और ये हमारी ही सरकार कर सकती है। योगी जी की इच्छा थी, लोगों की इच्छा थी तो हुई, और हमारी और योगी जी की इच्छा है कि इस प्रॉब्लम के हम लोग 100% एड्रेस करें। हम लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और हम लोग इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। तो प्रतीक, क्या स्लॉटर हाउसेस को बंद करके इस समस्या का 100% सोल्यूशन निकाला जा सकता है? देखिए, स्लॉटर हाउसेस बंद हुए तभी ये लोग सड़कों पे आए। अब हम स्लॉटर हाउसेस नहीं चालू करेंगे, इलीगल वाले स्लॉटर हाउसेस नहीं चालू करेंगे। हम लोग गौशाला में इनको भेजेंगे। वही मैं कह रहा हूं, अभी कहा मैंने कि लाखों की संख्या में भेजा है तो कुछ हजार और भेज लेंगे। हम लोग लगातार हर न्याय पंचायत पे, यानी कि 5 गांव में एक हम लोग बना रहे हैं और भविष्य पे हम लोग बनाएंगे। और कोई जैसे नौजवान लोग मुझसे बात करते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। पशु को खिलाना कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। हम लोग मनरेगा से हम लोग ये इनके चारे की व्यवस्था करते हैं और वहां पर गांव में ये राजमिस्त्री और ये सब होते हैं, इनसे हम लोग इसकी व्यवस्था करते हैं। ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए डाउन दी ड्रेन जा रहे थे जब पिछली सरकारें चोरी करती थी। आज कम से कम ये हमारा ये पंचायती राज डिपार्टमेंट इसकी देखभाल कर रहा है, पशुपालन डिपार्टमेंट इसकी देखभाल कर रहा है और बहुत सस्ते अल्टरनेटिव्स हम लोगों ने खोजे हैं कि लोगों को न्यूट्रिशन की कमी ना पड़े। आप सोचिए कि गाँव में अगर दूध नहीं रहेगा तो फिर रिप्लेस किससे करेंगे? प्रोटीन पाउडर के शैशे बांट पाएंगे हम लोग क्या गांव में? इसलिए न्यूट्रिशन के सोर्स के वजह से हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंस ये हुआ। पर ये एक्सपेंस केवल इसलिए हो रहा है ताकि लोग हाई वैल्यू फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन युक्त भोजन पा सकें। और हम इसके लिए बहुत हमारा एकदम फोकस है कि हम इसको और अच्छे से प्लान करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। हमको इसका एक्सपीरियंस हुआ है और ये एक्सपीरियंस खट्टा भी है, मीठा भी है, पर हम इसके लिए बहुत पॉजिटिव है और हम इसको बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हम स्टेट में अपने स्टेट के इस मॉडल को पूरे इंडिया में मॉडल बनाकर दिखाएंगे और लोग हमसे इस प्रेरणा को लेंगे और इस तरह पे आगे भी काम करेंगे। राम मंदिर यहां से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बड़ा टूरिज्म सेक्टर वहां डेवलप हो रहा है, ग्रैंड प्लान्स हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। क्या उसका रिपल इफेक्ट गोंडा के ऊपर पड़ेगा? क्या गोंडा के में विकास में वो सहयोगी बनेगा? देखिए, राम जन्मभूमि पर पूरे भारत के और पूरे दुनिया के हिंदू इस पर आस्था रखते हैं और हर हिंदुस्तानी, हर हिंदू चाहेगा कि मैं इस पर एक बार जरूर विजिट करूं। तो इस वॉल्यूम की कल्पना जब हम लोग करते हैं तो हम लोग एक बहुत बड़े टूरिज्म की एक अपॉर्चुनिटी को भी देखते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर लोग आएंगे। और बगल में ही श्रावस्ती भी एक भूमि है, बुद्ध की भूमि है और इस पे भी बहुत अच्छा टूरिस्ट का माइग्रेशन होता आया है। और हमारी सरकार ने गोंडा से श्रावस्ती को लिंक करने के लिए 4 लेन का प्रोजेक्ट हमारा DPR हो चुका है। चुनाव के कुछ दिन बाद इस पे सरकार इस पे काम करना चाहती है। तो टूरिज्म को बहुत बड़े पैमाने पर अयोध्या में कंटेन करने के लिए बहुत सारे होटल्स और स्पॉट्स बन रहे हैं और यहाँ पर श्रावस्ती में भी बन रहे हैं बहुत सारे होटल्स। गोंडा के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो सर्विस सेक्टर में अपने लड़कों को बहुत सारे जॉब्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स इसमें जाने के लिए देख सकते हैं। और हाँ, गोंडा में इसका रिपल इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये एक इसके बगल का एक सैटेलाइट टाउन है
जैसे गोंडा का जो नवाबगंज का हिस्सा है, जो नवाबगंज ब्लॉक है, उसके 58 ग्राम सभाएं सीधे सीधे इसमें ले ली गई, अयोध्या में मर्ज कर ली गई, तो उतना हिस्सा गोंडा के ऊपर लोड कम पड़ गया। अब वो अयोध्या के देखभाल में आया है, उसको अयोध्या के रीजन में ले लिया गया, और ऐसे ही गोंडा को इससे बहुत सहयोग मिल रहा है। और गोंडा में फंड की कमी, हम लोग ये सोच रहे हैं कि अयोध्या में जिस दिन विकास की इतनी बड़ी रेखा खींची जा रही है, तो बहुत सारे फंड्स की भी व्यवस्था इसी रास्ते से गोंडा को मिलेगी। और हमारे यहाँ जॉब्स का एक बहुत अपॉर्चुनिटी खुलने जा रहा है। बहुत सारे लड़के इसमें हमारे को, आप देखेंगे कि यहाँ के होटलों में यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल रही है, इसमें जाके काम करेंगे। जॉब्स लोगों को 30-40 किलोमीटर में मिले, ये भी कोई बुरा नहीं है। आज बम्बई जैसे शहर में, नोएडा, दिल्ली जैसे एनसीआर रीजन में लोग 70-75 किलोमीटर लोकल ट्रेन से जाते हैं, और अयोध्या आने से समझिए गोंडा में ही है। और इसके अब आने से हमारे यहाँ पर राजनीतिक और व्यापारिक हर दृष्टि से इस पर असर पड़ना इसमें तय है, और पड़ना शुरू हो भी गया है अभी से। सर्विस सेक्टर के अलावा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें, सर्विस सेक्टर के अलावा क्या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के नए प्लांट्स गोंडा में देखने की भविष्य में कोई संभावना है? देखिए, लोग कल्पना बहुत करते हैं, पर किसी ने जमीन पे जाके ये नहीं देखा कि हमारा जो ये गोंडा का जो एरिया है, वो किसी सिल्क रूट या ट्रेड रूट में पड़ता नहीं है। आज भी वो शहर जो ह्यूनसांग के जमाने में जो ट्रेड रूट थे, वही शहर आज भी चमके हैं, वही गंगा नदी के किनारे, क्योंकि वो दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से वो मतलब डाउन साउथ, वो जाने के वही सब प्राइमरी रास्ते थे जिसपे जीटी रोड वगैरह बनी है। अब एक्सप्रेसवेज बनी है, तो वो डिफेंस कॉरिडोर्स और डिफरेंट ये है, पर वो सब भी एक एक्सेसिबल सेक्टर के सुविधा के लिए बनी है। अब हमारे पीछे पहाड़ी राज्य है, मित्र राष्ट्र नेपाल, इसमें हमारे यहाँ से एक चीज जाती है, दो चीज जाती है, एक जाता है तेल और एक जाता है गैस, और ये इसके अलावा हमारा कोई ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। जैसे गोरखपुर है, फैजाबाद है, ये सब लोग एक बहुत बिजी रूट पे हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कृषि बेस्ड हम इंडस्ट्री को और डेवलप कर रहे हैं। हमारी सरकार ने प्लान्स बनाया कि हम फूड पार्क्स का निर्माण करें, कि हम क्वालिटी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को पाएं। आज अभी जो कोविड नहीं था, तो गोंडा शहर में नारियल पानी नहीं मिलता था। गोंडा शहर में पुष्पांजलि एक जगह आवास विकास के पास, वहां पर नारियल पानी सबसे पहले मिलना शुरू हुआ था जब कोविड आया है। अब जाकर 3 जगह नारियल पानी मिलता है। तो पोटेशियम का सबसे बड़ा सोर्स हाइड्रेशन का, खिलाड़ियों के लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए, बुजुर्गों के लिए। सोचिए, नारियल पानी यहाँ नहीं आता था। सेब यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का पहुंचते पहुंचते बहुत मायूस हो जाता था, अच्छे सेब नहीं मिलते, क्योंकि हमारे पास इसकी ट्रांसपोर्टेशन और फूड पार्क, इसके स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी। जैसे गोंडा में भविष्य में वेयर हाउसिंग, फूड पार्क, ये फूड सॉर्टिंग की व्यवस्था बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, काम चल रहा है, कई बन भी चुके हैं। और जैसे हमारे यहाँ गन्ना सबसे ज्यादा है, तो गन्ने से हमको एक आशीर्वाद मिल गया। जैसे लोग कहते, अभी गोंडा में बाढ़ बहुत जगह आती है, वहां के लिए तो आशीर्वाद है गन्ना उगाया जाए, क्योंकि गन्ना आप और कहीं उगाते तो वहां लोग प्रोटेस्ट करते, क्योंकि गन्ना बहुत पानी खींचता है। हमारे यहाँ बाढ़ आती है, घाघरा है, बहुत सारी नदी है, टेढ़ी, बिसुई, मनोरमा, बहुत सारी नदी है, इनके किनारे किनारे गन्ना बहुत सारा लगाते हो, पानी की कमी भी नहीं है। सरकार ने एथेनॉल का प्लांट लगाया यहाँ कटरा, ये एक मैजापुर, यहाँ पर एक ग्राम सभा है, उसमें एथेनॉल का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा रही है। और हमारी सरकार ने माना है, हम सब लोग ने आंकड़े देखे हैं कि अभी 2 प्लांट्स और यही शुगर इंडस्ट्री बेस्ड प्लांट, ये गन्ने की इंडस्ट्री, केन इंडस्ट्री बेस्ड प्लांट हमारे यहाँ 2 और अभी आने हैं। और हम एथेनॉल जिस दिन बनाने लग जाएंगे, जिस दिन हम एथेनॉल का हब होंगे, उस दिन आप कह सकेंगे कि हमारे एथेनॉल से, हमारे गन्ने से देश का इंजन चलेगा। तो बिल्कुल हमारे यहाँ व्यापार बहुत बड़े पैमाने पे आ रहा है। अभी हमारे यहाँ जो शुगर फैक्ट्रीज हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करती हैं। इनके यहाँ गन्ने की हमारे यहाँ कमी नहीं है। और जैसा मैंने बताया, भुट्टा और दलहन, हम लोग इसी के ही एंड प्रोडक्ट पे इसको कैसे हम बढ़िया सॉर्ट करें, इसको कैसे डेवलप करें। हम कृषि बेस्ड इकोनॉमी है, और कृषि बेस्ड इकोनॉमी पर किस तरह दर्शन पड़ना चाहिए सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रतीक, टूरिज्म की अगर मैं बात करूं, गोंडा स्पेसिफिक, आपकी सदर सीट स्पेसिफिक टूरिज्म की, तो वो क्या उसमें चेंज आया है ज्योग्राफी में, टूरिज्म की ज्योग्राफी में? गोंडा के अंदर हम बैठे हुए हैं, हमारे बैकग्राउंड में क्रांति स्तंभ दिख रहा है, ये क्रांति उपवन है। क्या इसके अलावा कुछ ऐसे टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज वगैरह बन रही हैं? देखिए, क्रांति उपवन तो एक हुआ क्या कि यहाँ पर एक डीएम साहब थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो एक आईएएस थे, अभी थोड़े दिन पहले उनका ट्रांसफर हो गया था।
तो एक बार हम लोग एक सीएम साहब की वीसी थी, सीएम साहब ने अपना कुछ मार्गदर्शन वगैरह दिया कि ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है। कोरोना के जस्ट पहले, आई थिंक कोरोना की पहली वेव हिट करने वाली थी, उसी के आसपास हम लोगों ने एक वीसी की थी सीएम साहब का। तो डीएम साहब ने बताया कि देखो एनआईसी बनना है, हम लोग एनआईसी अभी नया नया बना है। एनआईसी गोंडा की कभी फोटो देखिए आप, जो एनआईसी गोंडा है वो उसमें कह रहे कि तुलसीपुर बलरामपुर वालों ने तो अपना फोटो लगा लिया, अयोध्या वालों ने राम जन्मभूमि का लगा लिया, हम लोग क्या लगाए, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, आंकड़े भी बड़े सब गड़बड़ रहते हैं। अभी बड़ी मुश्किल से, जैसे हम लोग के पास सब कुछ जो हर फैक्टर्स पे, पैरामीटर्स पे हम लोग बड़े इसमें पीछे रहते हैं। अब जाके कुछ रिकवर हुआ, पर हम किस चीज को दिखाएं, वहां पर लैंडमार्क कोई नहीं है, और एक दो लैंडमार्क है बड़े उदास से हैं। हम लोगों ने उस टाइम ये निर्णय किया कि सबसे पहले तो एक आइकॉनिक कुछ एक गोंडा को दिया जाए, और जो कम से कम यहाँ, जैसे अभी आप गूगल इमेज पे गोंडा सर्च करिए तो गोंडा के रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म का फोटो आता है, जिसमें गोंडा पीली पट्टी पे हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में लिखा। अभी भी कोई करेगा तो उसको वही आता है। कम से कम गोंडा का एक वर्ड से पहले कुछ एक पिक्चराइजेशन तो अच्छा हो। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर अपनी निधि से हमने इसमें कंट्रीब्यूशन किया और वेरियस डिपार्टमेंट्स का यहाँ सहयोग लिया। यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक मंडे नाला का पुल था, जिससे उन लोगों ने शहर को जोड़ा था। जब कर्नेलगंज में आज से काफी साल पहले कर्नेलगंज में कमिश्नर, डीएम वगैरह अंग्रेजों के रहते थे, वहां पर क्रांतिकारियों ने उनकी हत्या कर दी थी। तब एडमिनिस्ट्रेशन के नजर से तब कमिश्नरी गोंडा उन लोगों ने शिफ्ट की, मंडे नाला का पुल बनाया, और मंडे नाला के पुल पे ही अभी भी हमने उसको सुरक्षित रखा है। यहीं पीछे कोई जाएगा देखेगा 1903 का बना पुल है। हमको ये पता था कि ये ट्रैफिक को सपोर्ट नहीं कर सकता, हम लोगों ने साइड में 4 लेन बनाई और इसको हेरिटेज की तरह इसको प्रिजर्व कर लिया। और उस पूरे बड़े एरिया को हम लोगों ने यहाँ के राजा देवी बख्शी वीर क्रांतिकारी हैं, उनके नाम पर बहुत सारे यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स है, जिसका अभी जिसको प्रिजर्व कर रहे हैं हम लोग, उसको दुरुस्त कर रहे हैं। उनके नाम पर हम लोगों ने इस भूमि को एलोकेट किया, और भारत के हमारे और खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश के जो बहुत सारे क्रांतिकारी थे, ऐसे 8 क्रांतिकारियों को जो गवर्नमेंट के उसमें जिनको भारत सरकार ने आजाद होने के बाद यह माना कि इन राजाओं का या और इन वीर सपूतों का योगदान है, हम लोगों ने उनके नाम पर एक क्रांति उपवन को किया, ताकि ये जैसे इससे वोट्स नहीं मिल रहे हैं, इससे गर्व होता है कि हमारा शहर सुंदर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे कुछ हम लोग के पास प्रोजेक्शन के लिए कुछ है भविष्य में टूरिज्म के लिए। मैं खुद मानता हूं कि अभी हमारे पास जैसे कोई रिश्तेदार आ जाए तो घुमाने के लिए हम लोग उनको अयोध्या, छपिया या घाघरा नदी, जंगल, पर हम अभी शहर में नहीं घुमा पाते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अर्बनाइजेशन पे काम ही नहीं किया। अर्बनाइजेशन में ई कॉमर्स के लिए कैसे बहुत सारे ई कॉमर्स के लिए काम होना चाहिए, ये दुकानों को कैसे बढ़िया व्यवस्था देनी चाहिए, और वैसे ही हम लोगों ने टूरिज्म पे कभी सरकारों ने काम नहीं किया। सरकारों ने छोटे छोटे पार्क्स बनाए हैं पिछली सरकारों ने, पर उन्होंने पार्किंग स्पॉट्स के बारे में कभी चिंता नहीं की। आज गोंडा में कम से कम 6 अंडरग्राउंड पार्किंग स्पॉट पे हम लोग प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। बहुत सारे पार्कों को हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। एक यहाँ पर सगरा तालाब है, उसमें योगी जी ने कमिट किया है कि लगभग 17-18 करोड़ रुपए देकर उस पे ऐसा पार्क बनाएंगे कि एक बार में कम से कम 2-3 हजार लोग उसमें घूम सकें। तो जहां आज एक भी स्थान हमारे पास घूमने के नहीं है, ये तो लैंडमार्क है। आप देख रहे हैं साइड से ट्रैफिक आराम से निकल रहा है, ये एक लैंडमार्क है। हम जो प्रॉपर टूरिज्म के लिए जो स्पेस डेवलप करना चाहते हैं, वो अभी इस बार हम इस 5 साल में उसी को करने की घोषणा करते हैं कि हम बहुत सारे टूरिज्म के स्पॉट्स डेवलप करेंगे, जहां पर हम अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के सीनियर जनों के साथ हम खुद देर बैठ के चैन से वहां पर चैन की हवा ले सकें। प्रतीक, आपने अभी स्वयं कहा कि ये दोनों साइड में ट्रैफिक चल रहा है। कुछ लोगों से हमने चर्चा की, उन्होंने कहा कि भविष्य में यहाँ पे ट्रैफिक जाम का बड़ा खतरा है और गोंडा में ट्रैफिक की समस्या भी है। क्या उसको एड्रेस किया गया है इसकी डिजाइनिंग से के समय? देखिए, गोंडा में भी ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है, पर आने वाले दिनों में जब रिंग रोडें बनेंगी तभी ट्रैफिक हो जाएगा 90% कम। आज अभी देख रहे हैं बड़ी गाड़ियों के लिए निकलने का ये रास्ता है, ये रास्ता वाइड किया गया है, 4 लेन है। पहले तो सिंगल रोड था, एक जर्जर पुल था जो कभी भी गिर सकता है, इसको प्रिजर्व करना पड़ा हम लोग को, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ा। अभी गोंडा लगभग 5 जिलों से, मतलब 5 जिलों से कनेक्ट कर 4 जिलों के 5 स्थानों से कनेक्ट करता है। उतरौला, बलरामपुर, बहराइच, अयोध्या, और इधर ऐसे 5 रास्ते हैं मनकापुर की तरफ जाने का। ये इधर 5 रास्ते हैं। इनमें जो सरकार ने अच्छी रोडें बनाई हैं, इसमें रिंग रोड नहीं है। हम लोगों ने, मैं ये गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि ये जो 5 जिलों को, ये 5 जो स्पॉट्स को जो सड़कें जा रही हैं, वो
4 लेन और 2 लेन से तो कनेक्टेड हो ही गई हैं। अब इनको आपस में कनेक्शन करने के लिए हमने शहर से कुछ दूर एक प्रोजेक्शन बनाया था कि फेज 1 में हम लोग इनको एक इनर रिंग रोड से कनेक्ट करेंगे, जिसपे 40% काम हो चुका है। आज बेलसर रोड एक हमारे यहाँ रोड है, और एक ये गोंडा रोड है, ये गोंडा बहराइच की जो रोड है, ये रोड है, इसमें कनेक्टिविटी बन चुकी है। आज उतरौला बलरामपुर बहराइच रोड को पीछे से एक रिंग रोड कनेक्शन शुरू हो गया है, उस पर टेंडर हो गया, काम लग चुका है। आज जब आप जब लखनऊ से आइए, बालपुर के पास एक शहर में ना घुसना पड़े, अब वहीं से अगर अयोध्या जाना हो तो एक टेढ़ी नदी के किनारे किनारे एक रिंग रोड हम लोगों ने प्रपोज की है, जिसपे सरकार ने पैसा भी सैंक्शन कर दिया है। तो फेज 1 में इन 5 रोडों को जोड़ने के लिए हमने 40% तक प्रोग्रेस हो चुकी है हमारी, सब पे टेंडर हो चुका है, काम हो चुका है। और जोन 2 में इन सारी 4 लेन सड़कों को, जो NH हैं, कई सारी NH हमारे यहाँ गुजर रही हैं, जैसे ये जो लखनऊ से जो रोड आ रही है, इसको हम लोग गोंडा वाली रोड से 4 लेन से मिलाने वाले हैं। लेफ्ट तरफ मेरे जिसे हम इशारा कर रहे हैं, मेरे गोंडा के लेफ्ट तरफ से, जो तरफगंज के साइड से, वहां से इनको 4 लेन से मिलाएंगे। और एक राइट साइड से भी एक 4 लेन मिलाएंगे, जो गोंडा की आउटर रिंग रोड बन के जाएगी, जो कि बलरामपुर बहराइच ये सब रोड को कनेक्ट करते हुए एक आउटर रिंग रोड बनाएगी। तो हमारे गोंडा में अभी फेज 1 में ये रिंग रोड, इनर रिंग रोड पे काम चल रहा है, काफी इसमें टेंडर हो गए, मैं कहता हूँ 40% काम हो चुका है। और जोन 2 में हम ये रिंग रोड, जो 4 लेन की रिंग रोड है, हम इस पे काम कर रहे हैं, और सरकार ने इन सब एरिया को सेलेक्ट कर लिया है, और बस हम लोग बजट का वेट कर रहे हैं। बजट आते ही इस शहर में ट्रैफिक हम एकदम मिनिमम कर देंगे। प्रतीक, बन रहा है, चल रहा है, आएगा, 5 साल में आया क्या है? 5 साल में हमने गोंडा के दाग को धोया है। अब हम लोग क्लीन स्लेट हुए हैं। अभी तक जो पैसा आता था उसका हिसाब नहीं दिया था। अभी तक यहाँ कोई खाता बही, लेजर, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, जिला का कुछ अपडेट नहीं था। यहाँ पर खोया ज्यादा था। पहले तो बराबर सब कुछ हुआ है कि अब खोना बंद हुआ है। अब इस सरकार में पाना शुरू हुआ है। हम लोगों ने बहुत सारी जो सड़कें बताए 40%, 30%, हम लोगों ने, जैसे देखिए कोरोना आया तो उस समय हम लोगों ने अपने हेल्थ सिस्टम को कितनी जल्दी डेवलप कर लिया। शिक्षा नीति मोदी सरकार ने उस पर लगातार काम करे, तो हमारे यहाँ एजुकेशन में कितना चेंजेस आए हैं। आया ये है कि लोगों में विश्वास आया है, और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है, यहाँ पर काम करने लगी, तो खोना और बर्बाद होना बंद हो गया है। हम लोग रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, हम लोग की रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। हम लोग कहते हैं कि मेरा खाता बही है सबसे सही। यही मेरा नारा है कि मेरा जो हिसाब किताब होगा वो नंबर 1 पे होगा, सबसे स्वच्छ होगा। और जब भी मेरे खाता बही को देखा जाएगा तो ये पाया जाएगा कि हम लोगों ने यहाँ पर इसकी कितनी सुरक्षा और कितने विश्वास से इस पर काम किया है। हम ये चीज गोंडा को जो दिए हैं, इसी वजह से गोंडा में इतना अच्छा माहौल है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि गोंडा की बहुत सारी सड़कें उनकी देन है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सत्यता है? अरे भाई, ऐसे तो मैं बताऊं तो एक दिन गोंडा में बुलेट ट्रेन भी चलने वाली है। आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद हर जगह एक मैग्नेटिक वाली, वो मैगलेव जैसे होती है, वैसे ट्रेन चलेगी। तो घोषणा करके क्रेडिट ले लें। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे कुछ सड़कें बनी हैं, 2-1 सड़कें जिन पे इनको लगता है कि इन्होंने बड़ा तीर मार दिया था, छक्के तीर मार दिया था। जैसे तरफगंज से इन लोगों ने गोंडा के लिए एक रोड बनाई, पर उसकी क्वालिटी हमारे रिन्यूअल से भी, मतलब हमने जब रिन्यूअल उस पर किया 5 साल बाद, तो जो उन्होंने फाउंडेशन में जो क्वालिटी बनाई थी उनसे अच्छी थी। अभी जो मेरी बात सुन रहे होंगे, अगर कटहा घाट से कटरा जाते होंगे, ये लोग उसका बहुत क्रेडिट लेते कि हमने बनाया है। हाँ, बनाया होगा, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। और भी काम बनाने चाहिए थे। और उस पर जो हम लोगों ने अब 5 साल बाद जो रिन्यूअल किया उसको, तो लोग कह रहे हैं कि बनी सड़क से भी बहुत अच्छी बनी है। ऐसे ही बनना चाहिए था। इन लोगों ने सड़कें बहुत बनाई। जब मैं विधायक हुआ 2018 के फरवरी में, इसी महीने में, जब 17 में विधायक हुए, 18 में ही हम लोगों ने शहर की 17 सड़कों पर इन लोगों ने RCC बनाई थी। RCC में 20 साल तक पैसा नहीं आना है, इन लोगों ने मारा धज्जी उड़ा दिया उसका, सड़क पर सड़क बना दिया। और इतनी पुअर क्वालिटी की बनाई कि हम लोगों को कैसे कैसे पापड़ बेल के उसके ऊपर हम लोगों ने उसको रिपेयर और मेंटेन किया है। इन्होंने बनाया बहुत, इनको कुछ कम बनाना चाहिए था। ये झोपड़ी का खून इन लोगों के जो महलों में भरा है, जैसे भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। ये लोग खुद भी भूखे थे और दूसरे को भी भूखा रखते थे, और केवल इन्होंने अपने राष्ट्र के साथ, अपने जॉब के साथ इन लोगों ने गद्दारी की थी। और आज उसी का सजा पब्लिक ने जब इनको दिया है, तो रोते रोते मुंह छुपाते घूम रहे हैं। प्रतीक,
आपके गोंडा सदर विधानसभा में कई संप्रदाय, जाति, धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ कायस्थ भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, मुस्लिम भी है। एनडीए सरकार की बहुत सारी पॉलिसी बेस्ड डिसीजंस, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी परिकल्पना की जा रही है, धारा 370 हटाना, 3 तलाक, ऐसे मुद्दों और ऐसी अचीवमेंट्स के बाद आपको क्या लगता है कि प्रतीक को क्या सारे समुदायों का सपोर्ट मिलेगा? मुझे सारे समुदायों का सपोर्ट मिलता है और मैं एक व्यक्ति और एक जात पर मैं फोकस नहीं करता हूं। मैं राष्ट्र की सेवा करने निकला हूं। मेरे लिए गोंडा की 6 लाख जो जनता है वो मेरे लिए पूजनीय है। वो मेरे फादर और मदर के जैसी ही है, मेरे दोस्तों के जैसी ही। और मैं ये जानता हूं कि मुझे जब यहाँ से विधायक बनाया गया तो मैं सबका विधायक हुआ। जिसने मुझे वोट नहीं दिया उसका भी हूं मैं। और आज आप देखते होंगे कि बड़े पैमाने पर जो लोग मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी स्थिति पहले से इसलिए अच्छी हुई है क्योंकि मैंने किसी को तंग नहीं किया। जिसने मुझे वोट नहीं किया था, मैंने उनका भी सुनवाई न्याय के लिए किया है और लोगों ने बड़ी संख्या पे मुझे विश्वास किया है। मेरे इस मिशन में वो लोग जुड़ रहे हैं कि हम लोग सबका साथ सबका विकास करें और इसीलिए गोंडा की 7 सीट से और खास तौर से गोंडा विधानसभा को हम बड़े बड़े लक्ष्य से जीतेंगे और इसके जीतने के साथ साथ हम योगी जी की सरकार बनाएंगे जो 350 को पार करेगी। प्रतीक, आप ऑनलाइन पे बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कनेक्टेड रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और आपकी तारीफ करते हैं कि आप सोशल मीडिया में जवाब देते हैं लोगों की बातों का और उनके कमेंट्स का जवाब देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग, गोंडा की ग्रामीण जनता है, आंचलिक क्षेत्रों में रहती है, जो कि ऑनलाइन मीडिया से उतनी कनेक्टेड नहीं है, टेक सेवी नहीं है। ऐसे लोग आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? देखिए, इंटरनेट एक गोल्ड माइन है डेटा की। अभी इस गोल्ड माइन को लोग हार्नेस करना समझते नहीं। अभी लोग केवल इसको मनोरंजन के लिए देख रहे हैं। भविष्य में इंटरनेट का लोग और उपयोग करें। मैं तो चाहता हूं कि जैसे अभी देखिए हम लोग का नामांकन होने वाला है, नामांकन भी हम लोग पेपरलेस कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे करना नहीं आता तो मैं नामांकन कोई ना कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं और मैं नए जमाने का आदमी हूँ। मैं देखता हूँ कि लोगों को टेक्नोलॉजी का लाभ मिल सकता है। टेक्नोलॉजी भाई मशीन्स बनाई गई आदमी का काम सरल करने के लिए। जो जैसे 4 आदमी डोली पर लेकर एक लड़की को जा रहे हैं, दुल्हन को जा रहे हैं और गाड़ी में एक कोई परिवार के जा रहे हैं, तो समझिए कि जो काम 20 आदमी नहीं कर सकते वो एक गाड़ी कर सकती है। तो मशीन और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो मैं उसको प्रमोट करता हूँ और भविष्य में और भी इसको हम और ग्राउंड लेवल पर पहुंचाएंगे। मुझसे मेरे लिए ये सोशल मीडिया एक सुविधा है जिससे ऑलरेडी लाखों लोग मुझसे जुड़े हैं। अब ये इंटरव्यूज मैं एक आदमी से अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर सकता, पर यही इंटरव्यू अभी जब मोबाइल पे देखा जा रहा है, लोग देख रहे हैं, बिट्स एंड पीसेस में लोग इसकी कटिंग देख रहे हैं, तो मेरा सरकार का, हमारे गोंडा का काम इसी से हो रहा है। और भविष्य में ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और बढ़ेगा और इसको हम ग्रेटर गुड की तरफ और ले जाएंगे। ऑफलाइन बहुत लोगों का, जैसे जो हमसे सोशल मीडिया पर संपर्क नहीं कर पाते, उसके पहले वो ये देखें कि 90% वॉल्यूम हमसे सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़ा है। अब 10%, 20% एक बहुत कम नंबर है जिसको हम लोग को फिजिकली मिलना पड़ता है, फोन से मिलना पड़ता है और ये बहुत इजी है। हम लोग अपने संगठन के माध्यम से, जो टीम है हम लोग की, उसके द्वारा और अपने दिनचर्या के द्वारा हम लोग फिजिकली भी लोगों से मिलकर इसको सपोर्ट करते हैं। अभी पीछे तो 2 साल कोविड ही रहा है। सोशल डिस्टेंस बनाना, ये सब बनाना, हमको तो सोशल मीडिया से बड़ा हेल्प मिला है अपने प्रचार प्रसार करने में और लोगों से सहयोग लेने में हमको बहुत योगदान मिला है। लोगों से मिलते रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे और जो भी उनके दुख तकलीफ होंगे उससे अनुभव करके उनके भावी पीढ़ी को ये तकलीफ और वेदना ना झेलनी पड़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। प्रतीक, अब अंतिम 1-2 सवाल आपसे। इससे मैं सदर का गदर कहूंगा। गोंडा विधानसभा सदर का ये गदर है। इस सदर में प्रतीक किन उपलब्धियों के साथ इस गदर में जा रहे हैं और वो कौन से वादे हैं और विपक्षियों के वो कौन से क्लेम है, आरोप है जिनका वो खंडन कर रहे हैं? मैं इस वादे के साथ चुनाव में जाना चाहता हूं कि मैं ये वादा करता हूं कि मेरे शहर में कभी दंगा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ अराजक तत्वों का, जैसे हम लोगों ने ये लोहा रोका है, हम लोग इसको फेज 2 में कंटिन्यू करें। हम लोग गुंडों को पनपने यहाँ नहीं देंगे। हम लोग व्यापारियों को जो लूटें, व्यापारियों को तंग करें, हम लोग उनको यहाँ नहीं आने देंगे। आपको पता है गोंडा में बहुत सारी कट्टे की फैक्ट्री लगी हुई थी इसके पहले,
वो जो ये इलीगल ड्रग्स का बहुत ज्यादा ट्रेड बढ़ता जा रहा था, नौजवान हमारे बर्बाद हो रहे थे, कच्ची शराब, इलिसिट लिकर का बोलबाला था। इस पे हम अंकुश लगाए हैं और इस पे ऐसे ही अंकुश लगा रहेगा। हम ये सबको नहीं बढ़ने देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे गोंडा में ऐसा माहौल बनाया जाए कि गोंडा के लोग जो देश दुनिया में रहते हैं उनको प्राउड हो और वो गर्व से इस भूमि को चूमे और ये प्राउड महसूस करें कि जहां उनके एंसेस्टर्स ने इतना बलिदान दिया, इतना मेहनत की है, उसको हम लोग सुरक्षित रखें। और उसके लिए हम लोग बहुत सीरियस हैं। हम लोग गोंडा में सारे हिसाब किताब, जो खाता बही, जो यहाँ का जो भी सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, पब्लिक फोरम पे ओपन रखना चाहते हैं। हम हर डिस्कशंस के लिए, हर सजेशंस के लिए ओपन है कि किस तरह हमारे गोंडा की इकोनॉमी मजबूत हो, हमारे गोंडा की टाउन प्लानिंग अच्छी हो जाए, यहाँ का हेल्थ सिस्टम अभी कितना पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है, लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, आज देखते हैं। इस पे हम और अच्छा काम करना चाहते हैं। हम अभी मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, इससे पहले किसी सरकार ने बात नहीं की थी। आज सपा वाले एक इंजीनियरिंग कॉलेज का चर्चा करते हैं, आपसे भी किए होंगे, सब लोग से करते हैं। पर 2012 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में एक स्कीम आई थी कि जिस जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है उसमें हम एक बना देंगे। हमारी सरकार कह रही है कि जिस जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं है मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो डिफरेंस है। 2012 का इंजीनियरिंग कॉलेज भ्रष्टाचार में इतना ज्यादा बर्बाद हो गया कि अभी तक वो निर्माण उसका चल ही रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोजेक्ट समाप्त हो गया, पर उनका प्रोजेक्ट नहीं समाप्त हुआ क्योंकि ये इतना इन लोगों ने लूट खसोट इसमें मचाई थी। अभी इसके बारे में बहुत ना बात करते हुए देखा जाए कि मंडल में 5 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर जगह, हर जिले में 5 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। और भविष्य में लोग जब बीमार हो तो सोखा के पास, झाड़ने फूकने वालों के पास जाते हैं। अभी भी लोगों को पीलिया होता है तो पानी में रंग छोड़वाते हैं, पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हेपेटाइटिस बी से, मेनिंजाइटिस से, तमाम बच्चों को हमने खोया है। मैं तो कह सकता हूँ कि जैपनीज इन्फ्लुएंजाइटिस आज हम लोगों ने अपने यहाँ से खत्म कर दिया है। मदर एंड चाइल्ड की मोर्टेलिटी रेट एशिया में सबसे ज्यादा देवीपाटन मंडल में थी और गोंडा और बहराइच में जच्चे और बच्चे सबसे ज्यादा मरते थे। आज वो बहुत निम्न स्तर पे पहुंचे हैं। गोंडा में इतना ज्यादा क्राइम था, क्राइम अगेंस्ट विमेन रजिस्टर ही नहीं होता था। आज मैं इस फोरम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में हम लोगों ने लगभग 14,000 केसेस को, ये मंचलों को हम लोगों ने समझाया है और ठीक किया है। और गंभीर प्रकरण जो औरतों के खिलाफ होते थे उसमें बहुत कमी आई है, मतलब एक पूरे डिजिट की कमी आई है। जैसे पहले बहुत सारे ये रिपोर्ट होते थे, अब हम लोग इस पे इतना सख्त हुए हैं कि इसमें बहुत हम लोगों ने कंट्रोल पाया है और क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत इंप्रूव हुआ है, इसमें बहुत रिलीफ हुआ है लोगों को। और हम लोग यही व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि जैसे राम राज की जो परिकल्पना योगी जी अपने मंचों से कहते हैं, ये केवल धार्मिक मामला नहीं है, ये आजादी से जीने का, व्यापार करने का और परिवार के साथ रात में सुरक्षित सोने के एहसास को ही रामराज की परिकल्पना है। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में योगी जी ने और मोदी जी के आशीर्वाद से की थी और गोंडा में हम लोग इसको पृथक कर रहे हैं। और हम लोग इसी को अपना मैनिफेस्टो मानते हैं कि सबका साथ करेंगे, सबका विकास करेंगे, सबके साथ विश्वास से रहेंगे और गोंडा को स्वावलंबी बनाकर 2022 से हम लोग इसको देश की अग्रणी भूमिका में कैसे इस गोंडा को हम लोग इस माटी को पहुंचा सकें, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इसी पे काम करेंगे। यही हम लोग का मिशन है। प्रतीक, अब आखिरी सवाल आपसे मेरा, 10 मार्च को डब्बे खुलेंगे, 10 मार्च को ईवीएम्स में काउंटिंग होगी। प्रतीक, क्या अपेक्षा करते हैं? 10 मार्च के बाद जब ईवीएम खुलेंगे तो जनता ने जितना प्यार दिखाया है, अभी वो बोल नहीं रहे हैं, अभी वो साइलेंट है। लोग अन्य पार्टी वालों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उनसे तो भाई डरते हैं, वो लोग तो गुंडा हैं, हम लोग तो बेटे हैं ना। हम लोग से लोग बताते हैं, हम लोग देखते हैं, मेरा भी अनुभव है। मैं बिल्कुल देखता हूं कि गोंडा विधानसभा हम लोग रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे क्योंकि लोग हमको बहुत प्यार करते हैं। मैं लोगों से बहुत प्यार करता हूं और उत्तर प्रदेश में योगी जी को लोग बहुत प्यार करते हैं। आज देश का बच्चा मोदी जी को अपने गार्जियन जैसा प्यार करता है। लोग जैसे मोदी जी को, योगी जी को अपना गार्जियन मानते हैं। जैसे ये नहीं कि केवल कि मैं पॉलिटिशियन हूं, उनके फैमिली से, उनकी इसमें जैसे पार्टी से हूं तो मुझे बिल्कुल अपने वजह से गार्जियन की फीलिंग आती है। पर जैसे गांव में गरीब आदमी से भी पूछो तो योगी मोदी के नाम लो तो हाथ जोड़ने लगता है कि हाँ भाई इन्हीं के वजह से हन, वरना उन लोग को बहुत परेशानी थी। 10 मार्च को जब डब्बा खुलेगा तो हम और आप फिर मिलेंगे और तब आप मुझसे पूछिएगा कि अब आप क्या काम करने वाले। फिर हम आपके साथ, भारतीय जनता पार्टी का भी मैनिफेस्टो जारी होने वाला है, अभी जारी नहीं हुआ वरना हम उसके बारे में बात करते।
तब हम आपसे बात करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने आगे 5 साल का जो मार्गदर्शन का प्लानिंग किया है, हम लोग इसके लिए किस तरह काम करेंगे। और मैं जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने अच्छा को अच्छा कहा और बुरा को बुरा कहा। ऐसे ही अच्छे को अच्छा कहिए जब तक वो अच्छा है, और बुरे को बुरा कहिए जब तक वो बुरा है। ये देश हमारा बहुत आगे पहुंच जाएगा। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने सभी आपके श्रोताओं को मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत विश्वास लोग मुझ पे कर रहे हैं। मैं 5 साल पहले जब लड़ने आया था, मुझे तब का सीन और आज का सीन में इतना परिवर्तन दिख रहा है कि मेरा जिसे अपना मुझे इनके प्रति समर्पण बढ़ गया है कि मुझे और किस तरह से मैं सर्विस करूं कि ये वाला जो मजा मुझे इस बार मिल रहा है और ज्यादा मजा मुझे अगली बार मिले। और मैं बहुत आनंद में हूं, मुझे कोई मेहनत नहीं पड़ रही है। कोई कहे कि मैं बहुत ये कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बहुत आराम से हूं। मैंने तो भाई 5 साल तक जो सेवा की है लोगों की, जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, जो मैंने सर्विस दी है, मैंने जो ये पूरे अपने प्रोसेस की जो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू मैंने प्रूफ किया है कि नौजवान जब चुन के आते हैं तो वो डिफरेंस लाते हैं। और हमारा, मैं तो जैसे कहूँगा कि लोगों का बहुत ये सटीक है कि गोंडा में प्रतीक है। बहुत बढ़िया। प्रतीक, आपके विपक्षियों का वादा है 300 यूनिट फ्री बिजली, क्या ये स्टैंड करेगा इस चुनाव में? अरे अखिलेश जी से पूछे 24 घंटे में, हफ्ते में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे जोड़ के होते 720 घंटे। मेरा दावा है, उठा के पहले देखा जाए कि 300 आवर्स पर वीक का बिजली नहीं ये दे सकते थे। खुद मेरा घर 1 हफ्ते दिन में और 1 हफ्ते रात में हम लोग रहते थे। ये होता था कि जनरेटर चलाना पड़ेगा 1 हफ्ते रात में 1 हफ्ते दिन में। तो यहाँ के लोगों को याद है अब इन्वर्टर की सेल्स कम हो गई है। आप फ्री उरी दीजिए ना दीजिए वो तो आपका खैरात है, आपको खैरात बांटने की, खैरात लूटने की हैबिट है। हम कह रहे हैं कि हम बिजली 24 घंटा देना चाहते हैं। आज हमारे यहाँ शहर में 24 घंटा दी जा रही है, 18 से 22 घंटा गांव में दी जा रही है। हमारा टारगेट है कि गांव में भी हम 24 घंटा बिजली दें। ये फ्री उरी के चक्कर में कहाँ पड़े हमारे यहाँ जो बिजली, ये लोगों को जानना चाहिए कि ये वही सरकार है जो ये चीनी मिलों से 7.5 रुपए में बिजली तब खरीद रही थी जब ये नेशनल ग्रिड का प्राइस 2.5 रुपए था। आज 3.5 रुपए है, तब भी ये 7.5 में इन्हीं का अनुबंध योगी जी को तोड़वाना पड़ा। तो जब आपके 1 यूनिट में 5 रुपए चुरा रहे थे, तब आज ये 300 यूनिट जो फ्री देंगे वो चुरा के ही देने का प्लान बनाए हैं। ये बिल्कुल ट्रांसलूसेंट सरकार थी इनकी, ये बेईमान सरकार थी, भ्रष्ट सरकार थी। और इसका जवाब लोगों ने योगी जी को, हम सबको चुन के 17 में दिया है। और दोबारा मुझे जो यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है और दोबारा जितना जनता ने यहाँ पर लोगों को, हम सबको समर्थन दिया है, ये स्टैंप है, ये प्रूफ है कि लोग हमसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हम लोग बंदे ठीक हैं। 32 साल के युवा प्रतीक, 5 साल बढ़ के 27 साल में रिकॉर्ड बनाने वाले, विधानसभा में जाने वाले प्रतीक 5 साल आगे बढ़ चुके हैं, आज 32 साल के हैं। प्रतीक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की बात करते हैं, विजन लेके चलते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को बता रहे हैं और अपनी पर्यटन जैसे मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पे फाइट कर रहे हैं। अब आप सब हमें बताइएगा कि क्या आपको लागत है नीक प्रतीक? देखते रहिए गोंडा पोस्ट। थैंक यू। थैंक यू।